जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब? कैसा हुआ आज का पेपर? आज नीट टेस्ट नंबर 11 है और इसका फिजिक्स का डिस्कशन होने जा रहा है, तो जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए। और सेशन स्टार्ट करने से पहले जैसे सब आप सब जानते हैं कि सिंह सर का एक मिशन है कि अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार सबको। तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से 25 तक हम आपको कराएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है, टू पार्टिकल पी एंड क्यू स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन एंड एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन अलोंग एक्स एक्सिस। क्वेश्चन में दो यहाँ पर पार्टिकल है, एक पी है और एक क्यू है। दोनों ओरिजिन से स्टार्ट हो रहे हैं और एसएचएम कर रहे हैं। दोनों की क्वेश्चन में एम्पलीट्यूड सेम है और लेकिन उसका टाइम पीरियड अलग अलग। एक का टाइम पीरियड 3 सेकंड है और दूसरे का 6 सेकंड है, मतलब उसका आधा टाइम पीरियड है। जिसका 3 है तो इसका डबल टाइम पीरियड है दूसरे वाले का, क्यू का। क्वेश्चन में बताना रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ पी एंड क्यू व्हेन दे मीट। जब वो पी और क्यू आपस में मिलेंगे तो उनकी वेलोसिटी का रेशियो क्या होगा। पहले तो आप ये देखिए, क्वेश्चन में एक का टाइम पीरियड t1 का वैल्यू 3 सेकंड है, ये p का है टाइम पीरियड, और q का जो टाइम पीरियड है क्वेश्चन में वो 6 सेकंड है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो p है वो एक चक्कर 3 सेकंड में पूरा कर रहा है और q जो है वो अपना एक चक्कर पूरा 6 सेकंड में पूरा कर रहा है। तो 6 सेकंड में उसको ज्यादा समय लग रहा है। तो इसका मतलब ये दोनों P और Q जब मिलेंगे जिस पॉइंट पे, वो हमारा ओरिजिन वाला पॉइंट होगा, क्योंकि ये 3 सेकंड इसको एक चक्कर लगाने में लगेगा और ये इसका जब 3 सेकंड होगा, 6 सेकंड होगा, तो ये कहाँ पे होगा? ओरिजिन पे होगा। और ये इसका 3 सेकंड होगा तो ये ओरिजिन पे होगा। तो यहाँ पर इसका मतलब है दोनों पार्टिकल ओरिजिन पे ही मिलेंगे। तो P और Q कहाँ मिलेंगे? पहले तो ये देख लो, ये मीन पोजीशन पे मिलेंगे और मीन पोजीशन पे जो वेलोसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है। तो मीन पोजीशन पे जो वेलोसिटी होगी, दोनों मीन पोजीशन पे मिलेंगे। तो यहाँ पर वेलोसिटी p की अपान q की जो वेलोसिटी का रेशियो है वो निकालना है। और आपको मालूम है मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है और मैक्सिमम वेलोसिटी a ओमेगा के बराबर होती है। ओमेगा हम लोग यहाँ p का लेंगे, एम्पलीट्यूड सेम है तो दोनों के लिए a लेंगे। और यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी एक का p एक का q हो गया, a से a कट गया। ओमेगा बराबर होता है 2 पाई/t। तो टाइम के रिस्पेक्ट में अगर इस फार्मूले को लिखेंगे तो ये ओमेगा जहां पर p है वो टी क्यू हो जाएगा। इसको यहां पर कर देते हैं, टी क्यू बाई ये हो जाएगा हमारा टीपी, टाइम पीरियड ऑफ क्यू अपॉन टाइम पीरियड ऑफ पी। टाइम पीरियड ऑफ क्यू 6 था, टाइम पीरियड ऑफ पी जो है वो 3 है। तो रेशियो आ जाएगा 2:1 का रेशियो। ऑप्शन सेकंड सही होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर आ रहा है वो हम लोग का सेकंड ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे, एक का टाइम पीरियड 3 है, दूसरे का 6 है। और जब ये मिलेंगे तो यानी ये दोनों कहाँ पे मिलेंगे? अपने मेन पोजीशन पे मिलेंगे। तो मेन पोजीशन पे जब मिलेंगे तो यहाँ पर टाइम पीरियड का रेशियो निकालना था। टाइम पीरियड निकालने के लिए हमको वेलोसिटी चाहिए। वेलोसिटी मीन पे मैक्सिमम होती है, ए ओमेगा के बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन डज नॉट रिप्रेजेंट सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन वही ऑसिलेटिंग मोशन रिप्रेजेंट करेगा जिसमें फोर्स या एक्सेशन जो है वो -x के प्रोपोर्शनल हो। डिस्प्लेसमेंट के नेगेटिव में जो प्रोपोर्शनलिटी आती है वो हमारा एसएचएम कहलाएगा। यानी कि एफ या एक्सेशन -x के प्रोपोर्शनल होगा। तो x बराबर a साइन ओमेगा टी। तो ये तो आपको मालूम है एसएचएम करता है, यही तो इक्वेशन हम लोग पढ़ते हैं। b साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, ये भी एसएचएम करेगा। a साइन ओमेगा टी प्लस, इसको चलो चेक करते हैं। तो चेक कर लेते हैं इसको। y बराबर है a साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस थीटा। इसको चेक करने का तरीका बता देते हैं, एक बार चेक कर लेंगे तो आपको याद रहेगा। पहले इसकी वेलोसिटी निकालेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई डी टी। डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर ओमेगा बाहर आ जाएगा, ए ओमेगा साइन की जगह कॉस हो जाएगा, ओमेगा टी हो गया। कॉस की जगह माइनस हो जाएगा, बी ओमेगा हो जाएगा, साइन ओमेगा टी लिखेंगे तो डिफरेंशिएट हो गया। एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेशन आ जाएगा और dv बाई डी टी एक्सेशन आ जाएगा। यानी कि हम लोग प्रोपोर्शनलिटी चेक करेंगे तो फोर्स की भी यही प्रोपोर्शनलिटी आएगी। ओमेगा बाहर आ जाएगा, कास का माइनस साइन हो जाएगा, ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी।
और यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस है, और b ओमेगा स्क्वायर कास ओमेगा टी है। तो अगर हम लोग यहाँ पर माइनस कामन ले लें, ओमेगा स्क्वायर कामन ले लें, तो इक्वेशन हो गया a साइन ओमेगा टी प्लस b कास ओमेगा टी। अगर आप ध्यान से देखें तो a साइन ओमेगा टी प्लस b कास ओमेगा टी y है। तो यहाँ पर हमारे पास जो एक्सेशन है वो माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई हो गया। प्रोपोर्शनलिटी में देखें तो a की जो एक्सेशन की प्रोपोर्शनलिटी है माइनस वाई है, या f की प्रोपोर्शनलिटी देखेंगे तो माइनस वाई होगा। तो इसका मतलब ये रिप्रेजेंट करेगा, तो ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा। कौन नहीं करेगा पूछा है, तो ये नहीं करेगा, तो आंसर इसका होगा 4। फोर्थ ऑप्शन सेकंड का सही होगा। ए टेन वाली इक्वेशन एसएचएम नहीं करेगी, साइन कॉस में अगर इक्वेशन होगा तो ही एसएचएम होगा। चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ए पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। यहाँ पर ये इक्वेशन दिया है y बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस बी। जो एम्पलीट्यूड होता है वो साइन के आगे वाला वैल्यू होता है, तो ये इसका एम्पलीट्यूड है। यहाँ पर इस वाले में साइन कॉस नहीं है, ये एम्पलीट्यूड नहीं है, तो ध्यान रखेंगे एम्पलीट्यूड यहाँ पर केवल a है। तो यहाँ पर आंसर जो होगा वो a होगा, ठीक है ना। साइन या कॉस के पहले जो वैल्यू होती है वो एम्पलीट्यूड होगी, तो साइन के पहले यहाँ पर a है, लेकिन यहाँ पर साइन नहीं है, मतलब ये एम्पलीट्यूड नहीं है, तो इसको ध्यान रखेंगे। चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फेज डिफरेंस निकालना है। तो क्वेश्चन में एक इक्वेशन x बराबर है a साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 6, एक दूसरी इक्वेशन है x डैश बराबर a कास ओमेगा टी, ठीक है ना। ये इसका फेज है, ये वाला हमारा फेज 1 है यानी फाई 1, और इसको हमने फेज मान लिया फाई 2, ठीक है ना। फेज डिफरेंस कैसे निकाला जाता है, फेज जब भी क्वेश्चन में डिफरेंस पूछा जाए फेज डिफरेंस में, तो दोनों इक्वेशन साइन की होनी चाहिए या दोनों इक्वेशन कॉस की होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक इक्वेशन साइन की है, एक कॉस की है, तो दोनों इक्वेशन या तो साइन की हो या तो दोनों कॉस की होंगी, और उनका जो फेज डिफरेंस होगा इसको घटाने पे आ जाता है। तो इस इक्वेशन को हम बदलेंगे, हमेशा कॉस की इक्वेशन बदल देना। कॉस की इक्वेशन को कैसे बदलेंगे, ध्यान से देखें। इसको लिखेंगे a और कॉस की जगह साइन लिख देंगे, और इस इक्वेशन में प्लस पाई बाई 2 ऐड करेंगे, तो ये हमारी इक्वेशन साइन में बदल गई, ठीक है ना। अब इसको हम लोग फाई 2 बोलेंगे, इस इक्वेशन को देखो, और इसमें जो एंगल आया ये फाई 2 हो गया। फेज डिफरेंस फाई 2 माइनस फाई 1 हो गया, तो इन दोनों का फेज डिफरेंस निकालेंगे, तो डेल्टा फाई कहलाएगा। फेज डिफरेंस फाई 2 माइनस फाई 1 होगा। फाई 2 की वैल्यू ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 है, और माइनस करेंगे यहाँ पर ओमेगा टी, और माइनस पाई बाई 6 हो जाएगा, यहाँ माइनस साइन लगाएंगे तो प्लस से ये घट गया। आंसर हो गया पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 6। 90 माइनस ये हो गया 30, तो ये आ जाएगा 60 यानी पाई बाई 6, ठीक है ना। तो नहीं, पाई बाई 3 आएगा, 60 आंसर आएगा, तो पाई बाई 3, तो पाई बाई 3 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, ए बॉडी इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन और फ्रीक्वेंसी ओमेगा दे रखा है क्वेश्चन में। वेलोसिटी की वैल्यू बतानी है, वेलोसिटी की वैल्यू एट 20 मिलीमीटर पे बताना है। तो वेलोसिटी बराबर होता है ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। वेलोसिटी की वैल्यू निकालेंगे, ओमेगा की वैल्यू 2 दे रखा है, अंडर रूट लिखेंगे। एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 60 का स्क्वायर और x का स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगा 2। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। 60 प्लस 20 ये हो गया 80, और 60 माइनस 20 ये हो गया 40, तो ये वैल्यू हो गया 2, और ये 0 हो गया, और ये अंडर रूट 32 हो गया, ठीक है ना। अगर ये 36 होता तो 6 आता, 32 आएगा, लगभग ये 5 से थोड़ा आएगा, लगभग ये वैल्यू 113 के आसपास आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 6, द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन व्हेन प्रेस थ्रू मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन में मान लो ये सिंपल पेंडुलम है, तो मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन पे वेलोसिटी
वेलोसिटी मैक्सिमम होती है और मैक्सिमम वेलोसिटी ए ओमेगा होती है। एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी जीरो होती है। तो मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। ऑप्शन हो जाएगा हमारा 4। क्वेश्चन नंबर 7, वेलोसिटी एट द मीन पोजीशन ऑफ पार्टिकल दे रखा v, देन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट अ डिस्टेंस इक्वल टू हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड। x बराबर a/2 पे हमको लिखना है वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी। तो वेलोसिटी बराबर अभी हम लोगों ने पढ़ा ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओमेगा ऐसे रहने दो, ए स्क्वायर माइनस का एक्स की जगह ए स्क्वायर बाई टू, a/2 करेंगे स्क्वायर करेंगे तो a²/4, ये वैल्यू आ जाएगा 4a-3a यानी √3/2 ए ओमेगा को क्वेश्चन में इन्होंने बोला है ए ओमेगा मैक्सिमम वेलोसिटी होती है, इसको इन्होंने v बोला है तो ए ओमेगा यहाँ पर v हो जाएगा, तो √3v/2 ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सेलेरेशन ऑफ अ पार्टिकल इन एसएचएम। एक्सेलेरेशन देखो फार्मूले में a बराबर होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, ये एक्सेलेरेशन का फार्मूला होता है। और एक्सेलेरेशन का अगर हम लोग मैग्नीट्यूड देखें तो ये वैल्यू होता है ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। एक्स की वैल्यू मैक्सिमम मेन पोजीशन पे 0 मैक्स और एक्सट्रीम पोजीशन पे यहाँ पर a हो जाएगा। तो एक्सेलेरेशन का मैक्सिमम वैल्यू जो होता है वो ओमेगा स्क्वायर इंटू ए के बराबर होता है। ऑलवेज 0 गलत हो गया, ऑलवेज 0 नहीं, ये तो 0 कब होगा, एट मीन पोजीशन पे। मीन पोजीशन पे एक्सेलेरेशन 0 होता है। ऑलवेज कांस्टेंट, ये गलत हो गया, कांस्टेंट नहीं होता। मैक्सिमम एट द एक्सट्रीम पोजीशन, बिल्कुल सही है, एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम होता है। एक्सेलेरेशन का मैक्सिमम जो वैल्यू आता है मैग्नीट्यूड में वो ओमेगा स्क्वायर इंटू ए के बराबर होता है। मैक्सिमम एट द इक्विलिब्रियम पोजीशन पे एक्सेलेरेशन की वैल्यू 0 होती है। चलिए सारी पोजीशन पे लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 9, टोटल एनर्जी ऑफ बॉडी एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इज काइनेटिक एनर्जी व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड। तो x बराबर क्वेश्चन में दिया है हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड। काइनेटिक एनर्जी का पहलू निकालेंगे तो काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला काइनेटिक एनर्जी का होता है। हाफ ये काइनेटिक एनर्जी है, हाफ के, ये स्प्रिंग कांस्टेंट है, के की एक स्क्वायर ऐसे रहने दो, माइनस एक्स की जगह a²/4 हो जाएगा। 4 में से ये गया तो वैल्यू हो गया 1/2 इंटू के, और 4a² माइनस a² हो गया तो 3a²/4 आएगा। हाफ के ए स्क्वायर को हम लोग क्या लिखते हैं, हाफ के ए स्क्वायर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम टोटल एनर्जी कहलाता है हाफ के ए स्क्वायर। हाफ के ए स्क्वायर को उन्होंने ई बोला है, तो ये वैल्यू कितना हो गया 3/4, तो 3/4 टाइम्स होता है। इसी को ऐसे भी लिखा जाता है 75% ऑफ टोटल एनर्जी। तो a/2 पे पोजीशन पे आपको याद रखना है, आपको कुछ बातें बिल्कुल ध्यान में रखना है। जैसे मीन पोजीशन पे ध्यान रखेंगे, मीन पोजीशन x बराबर a/2 पे, x बराबर a/√2 पे और x बराबर पे a पे, इन सभी पे हमको वैल्यू लिखनी है। यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन पे जो होती है वो 100% होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। यहाँ पर टोटल एनर्जी का पूरा 100% काइनेटिक एनर्जी होता है। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी a/2 पे अगर हम लोग देखें तो ये टोटल एनर्जी का 3/4 होता है। a/√2 पे देखें तो टोटल एनर्जी का ये आधा होता है, और अगर हम लोग यहाँ देखें तो काइनेटिक एनर्जी 0 होता है। अगर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो यहाँ पर 0 होता है पोटेंशियल एनर्जी मीन पे। t/2 पे देखेंगे तो यहाँ 1/4 पोटेंशियल एनर्जी होती है टोटल एनर्जी का, और अगर यहाँ पर देखेंगे तो आधा एनर्जी पोटेंशियल होती है, और यहाँ पर देखेंगे तो 100% पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो ये बात आपको याद रखना है, अगर एनर्जी का क्वेश्चन आएगा तो ये आपको टेबल से आप थोड़ा बना के अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आसानी होगी, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर है हम लोग का 10, द एक्सेलेरेशन ऑफ ए पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम इज 12। तो एक्सेलेरेशन की इक्वेशन होता है ए बराबर, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। एक्सेलेरेशन की वैल्यू है 12 और ओमेगा की वैल्यू क्वेश्चन में
नहीं दिया है। x की वैल्यू क्वेश्चन में 3 है, तो 3 से ये 12 कट गया, 4 आया। ओमेगा बराबर 2 आया। ओमेगा को लिखते हैं 2 पाई बाई कैपिटल टी बराबर 2 आया, 2 से 2 कट गया, तो टी बराबर आ गया पाई। पाई की वैल्यू 3.14 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। एक पर्सन है और लिफ्ट के अंदर है, टाइम पीरियड इसका स्टेशनरी में टी है। तो स्टेशनरी लिफ्ट में टाइम पीरियड टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी होता है। अब इन्होंने बोला लिफ्ट एक्सीलरेट अपवर्ड विद एन एक्सेशन ऑफ जी बाई 4। अगर लिफ्ट ऊपर की ओर जाए और यहाँ पर एक्सेशन जी बाई 4 हो, तो आपको मालूम है कि यहाँ का अब टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा, टी रेस बराबर 2 पाई अंडर रूट एल, और जी बदल जाएगा, सीडो फोर्स लगेगा नीचे की ओर, जी प्लस ए हो जाएगा, और ए की वैल्यू यहाँ पर क्वेश्चन जी बाई 4 करेंगे, तो यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट, अब 4g इधर हो जाएगा, 4g प्लस जी 5g, ऊपर हो गया 4, तो 4l बाई 5g ये आ जाएगा, और टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी हो गया टी। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगा, अंडर रूट 4 बाई 5 को 2 बाई रूट 5 लिख सकते हैं, और ये वैल्यू टी के बराबर हो जाएगी। तो 2 बाई रूट 5 टी यानी कि थर्ड ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 12 को देखें। ए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर हैज एम्पलीट्यूड ए, टाइम पीरियड टी, द टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रेवल फ्रॉम एक्स बराबर ए टू एक्स बराबर ए बाई 2। अगर हम लोग इसको एसएचएम में देखें तो ये मीन पोजीशन से ये फिर से वापस लौट के आया, तो ये मीन पोजीशन होगी हमारी, पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, ये पोजीशन हम लोगों ने इसको ए बाई 2 बना लिया, ये पोजीशन ए बाई 2 हो गया, और ये वाली पोजीशन प्लस का ए होगा, तो ये वाला पोजीशन माइनस का ए होगा। यहाँ पर क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि ए से ए बाई 2 का मतलब यहाँ से जब ये जा रहा है और ये लौट रहा है, तो यहाँ का टाइम पीरियड कितना होता है, देखो ध्यान से, यहाँ से यहाँ तक का टाइम पीरियड टी बाई 12 होता है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का टाइम पीरियड टी बाई 6 होता है। तो यहाँ से यहाँ तक के लिए पूछा गया है ए से ए बाई 2 का टाइम पीरियड, तो टी बाई 6 ऑप्शन हो जाएगा हमारा पहला। ए से ए बाई 2, ए से ए बाई 2 का मतलब यहाँ से यहाँ तक का, या यहाँ से यहाँ तक का, तो ये टाइम पीरियड कितना होता है, टी बाई 6 होता है। तो याद रखेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 13, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम, एम्पलीट्यूड ए है। काइनेटिक एनर्जी 2 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर हो गया 2, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हाफ के एक्स स्क्वायर होता है। तो यहां से वैल्यू पुट करें, हाफ के से हाफ के कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर हो गया 2x स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बराबर हो गया 3x स्क्वायर, तो x बराबर हो गया a बाई रूट 3। तो a बाई रूट 3 इसका आंसर होगा, ऑप्शन हमारा होगा सेकंड। सेकंड ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। यह पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम ऑफ एम्पलीट्यूड 4 सेंटीमीटर, टाइम पीरियड 3 सेकेंड, टाइम टेकन टू मूव फ्रॉम पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन टू हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड। फिर से भाई देखो, पॉजिटिव एम्पलीट्यूड यानी कि क्वेश्चन में यहां से a बाई 2 का टाइम पीरियड बताना है, तो ये वाला टाइम पीरियड बताना है ना, a बाई एक्सट्रीम, पॉजिटिव एक्सट्रीम से मतलब यहां से यहाँ का टाइम पीरियड अभी लिखा था t बाई 6 होता है, तो क्वेश्चन में हमको t बराबर t बाई 6 लिखना है। क्वेश्चन में टाइम पीरियड 3 है, अपॉन 6 करेंगे 1 बाई 2, तो 1 बाई 2 सेकेंड इसका राइट आंसर होगा 14 का। 15 देखिए क्वेश्चन में, यहाँ पर स्प्रिंग आपको दिख रही है, तो 2K यहाँ पर है और K और 3K है। ये आप ध्यान से देखो, ये दोनों स्प्रिंग सीरीज में है, 2K का 2K 1/K लगाएंगे यहाँ पर, तो ये K सीरीज में वैल्यू K आ जाएगी। K और 3K ये पैरेलल है, और 3K और K पैरेलल होके ये हमारा 4K हो गया, ठीक है। सीरीज में अगर हम लोग देखें तो ये फार्मूला लगाते हैं 1/K1 प्लस 1/K2। पैरेलल में अगर हम लोग फार्मूला देखेंगे तो K1 प्लस K2 लगाते हैं, इन दो फार्मूले का यूज करेंगे।
अब हमारे पास जो स्प्रिंग हुआ कुछ ऐसा बन गया, ये के हो गया, ये यहाँ पर इसका मास हो गया m, और यहाँ पर जो स्प्रिंग है उसका 4k हो गया। अब इन दोनों कॉम्बिनेशन को देखें तो ये दोनों पैरेलल में जुड़ गए, k और 4k पैरेलल हो गया। टाइम पीरियड पैरेलल में t बराबर 2 पाई अंडर रूट m, पैरेलल में हो गया 4k प्लस यानी 5k, तो m अपान 5k। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया, फ्रीक्वेंसी, उल्टा कर देंगे। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 अपान टी होता है, उल्टा करेंगे तो 1 अपान 2 पाई, ऊपर चला जाएगा 5k, नीचे आ जाएगा m, तो 1 अपान 2 पाई 5k बाई m, ऑप्शन पहला सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16, एक स्प्रिंग है, यहाँ पर इस स्प्रिंग पे एक मास लगा हुआ है और इसका टाइम पीरियड क्वेश्चन में t है, तो t बराबर हो गया 2 पाई बाई m, 2 पाई अंडर रूट m बाई k। अब स्प्रिंग को बोला गया बीच से कट कर दिया दो इक्वल पार्ट में, अब इसको बीच में कट कर दिया गया, एक पार्ट को लगा दिया गया, तो इसका जो k हो गया k डैश हो गया, आधा करोगे तो ये 2 डबल हो जाएगा, k इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू l होता है। लेंथ आधी करोगे तो k का वैल्यू क्या होगा, डबल हो जाएगा। मास वही है, टाइम पीरियड हो गया t डैश बराबर 2 पाई m बाई k, और k की जगह 2k रखेंगे, तो इसका मतलब हुआ हमारे पास t बाई रूट 2 इसका राइट आंसर होगा। t बाई रूट 2 इसका आंसर होगा सेकेंड। अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर, ए पेंडुलम सस्पेंडेड फ्रॉम ए सीलिंग ऑफ ट्रेन, तो एक सीलिंग ट्रेन है और इसके अंदर मान लो कि यहाँ पर पेंडुलम सस्पेंडेड कर दिया गया, ट्रेन अभी रेस्ट में है, तो ट्रेन रेस्ट में है तो टाइम पीरियड t बराबर 2 पाई अंडर रूट l बाई जी होगा। अब बोला गया है कि ट्रेन अगर व्हाट इज द पीरियड व्हेन द ट्रेन इज बीन एक्सीलरेटेड हॉरिजॉन्टली एट 10 मीटर पर सेकंड, अगर ये ट्रेन 10 मीटर पर सेकंड से चलेगी, चलो यही ट्रेन को देखो, अगर ये 10 से चलेगी, एक्सेशन हो गया 10, अब स्यूडो फोर्स आ जाएगा, स्यूडो फोर्स किधर लगेगा, पीछे की तरफ, तो इस पे स्यूडो फोर्स इधर लगेगा, एक्सेशन नीचे लगेगा जी, तो अब जी इफेक्टिव आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। टाइम पीरियड जो है वो बदल जाएगा, टी डैश बराबर 2 पाई अंडर रूट, देखो ध्यान से, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी इफेक्टिव, एल यही रखेंगे, जी इफेक्टिव का वैल्यू ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, और ये अंडर रूट में आएगा। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं ये वैल्यू, तो टी डैश की जो वैल्यू आएगी वो हमारी आ जाएगी, तो जी की वैल्यू क्वेश्चन में देखो कितना दिया है, जी की 10 और एक्सेशन 10, तो ये वैल्यू हमारा आ गया 10 रूट 2, जी का स्क्वायर, जी इफेक्टिव का वैल्यू 10 रूट 2, तो टी डैश बराबर आ गया 2 पाई अंडर रूट एल बाई, और जी इफेक्टिव को या इसको जी लिखें तो जी रूट 2 आ गया, है ना, 10 रूट 2 की जगह जी रूट 2 रखेंगे तो जी के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये वैल्यू आ गया हमारा जी रूट 2, जी इफेक्टिव का वैल्यू जी रूट 2, तो अंडर रूट टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, तो टी है, तो ये वैल्यू आ गया टी अपान रूट 2, है ना, देखो ये रूट जी है ना, ये रूट टू दो बार आ जाएगा अंडर रूट में, रूट, तो ये अंडर रूट में आएगा रूट 2, ये ऐसा आएगा। ठीक है, तो ये टाइम पीरियड आएगा हमारा, टाइम पीरियड क्वेश्चन में दे रखा है 2 सेकेंड, तो टी डैश बराबर हो गया 2 बाई, इसको अगर लिखेंगे तो 2 का पावर 1 बाई 4 हो गया, 2 का पावर 1 बाई 4 ऊपर ले जाएंगे तो 2 का पावर 1 माइनस 1 बाई 4, ये वैल्यू आएगा 2 का पावर 4 माइनस 3 बाई 4, 2 का पावर 3 बाई 4, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, ऑप्शन में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखो जब हम लोग ये वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर जो जी की वैल्यू आएगा, जी इफेक्टिव का, वो आएगा हमारा जी का स्क्वायर यानी जी, और ए का वैल्यू भी हमारा कितना है, जी के बराबर है, तो जी रूट 2 आएगा, और जी रूट 2 की वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पुट करेंगे तो अंडर रूट में आ जाएगा, तो आंसर इसमें कोई दिख नहीं रहा है, तो ये थोड़ा कॉमन हो सकता है क्वेश्चन। अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 18, ए बॉडी एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी में कौन सी स्टेटमेंट सही है।
काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो अगर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो एक्स की वैल्यू क्या लेना पड़ेगा, 0। एक्स बराबर 0 एट मीन पोजिशन। तो अगर एक्स की वैल्यू 0 होगा तो काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू आएगी। तो मैक्सिमम वैल्यू आती है हाफ के ए स्क्वायर। तो मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। टोटल एनर्जी इज 0, ये गलत है। टोटल एनर्जी कहीं 0 नहीं होगी। काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम व्हेन एक्स इज मैक्सिमम। मैक्सिमम नहीं होगा, यहाँ पर क्या होना चाहिए, मिनिमम होगा, मैक्सिमम नहीं होगा। पोटेंशियल मैक्सिमम है एक्स 0, तो पोटेंशियल मैक्सिमम नहीं होगा, यहाँ पर मिनिमम होता है। तो ये राइट आंसर इसका पहला हो जाएगा। चलिए अब सीरीज में देखते हैं। लाइमन सीरीज तब कहलाता है जब ट्रांजिशन 1 पे आए। तो लाइमन सीरीज तब होगा जब ट्रांजिशन 1 पे आए। तो किस में 1 पे ट्रांजिशन आ रहा है, सी में। तो ये लाइमन सीरीज कहलाएगा। तो ये पहला हमारा हो गया, यानी सी का पहला आना चाहिए। सी का पहला आना चाहिए। तो सी का पहला देखो कहां पर है, तो 2 ऑप्शन में पहला है, ठीक है ना। चलो दूसरा देखेंगे। 2 पे अगर आएगा तो उसको बामर सीरीज बोलते हैं। 5 से 2 पे आ रहा है, ये बामर सीरीज कहलाएगा। तो इसका मतलब पहले का चौथा, पहले का चौथा एक ही ऑप्शन में है, आंसर सेकंड सही हो जाएगा। अब चलो अगला देखेंगे। 3 पे आने को लाइमन बामर पासचंद, यानी ट्रांजिशन अगर हायर एनर्जी लेवल से 3 पे आएगा तो इसको पासचंद सीरीज बोलेंगे। तो ये वाला आंसर इसका होगा। और 4 पे अगर आएगा तो वो ब्रैकेट सीरीज कहलाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा। चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर। वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन इज लैम्डा नॉट व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम सेकंड टू फर्स्ट। सेकंड टू फर्स्ट ऑर्बिट में हाइड्रोजन के लिए ये वैल्यू जो है लैम्डा नॉट है। चलो इसका वैल्यू लिखें। तो 1 लैम्डा नॉट बराबर आर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ये वैल्यू अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो नीचे 4 आ जाएगा, 3 ऊपर जाएगा, तो 3r/4 पहला इक्वेशन आ गया। अब ट्रांजिशन कहां से कहां, 4 से सेकेंड। तो 4 से सेकेंड ट्रांजिशन के लिए वेवलेंथ निकालेंगे। 1 लैम्डा हो गया, आर हो गया। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर। वैल्यू सॉल्व करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 3r, नीचे आ जाएगा 16। दोनों को डिवाइड कर दें। दोनों को डिवाइड करेंगे तो 3r से 3r कट गया, 16/4 बराबर हमारा आ गया लैम्डा नॉट। 4 से ये कट गया, लैम्डा बराबर आ गया हमारा 4 लैम्डा। तो लैम्डा बराबर यहाँ पर आएगा 4 लैम्डा नॉट। आंसर चौथा सही हो जाएगा। When a hydrogen atom emit a photon of energy 10.2। देखो फोटॉन 10.2 एनर्जी तभी इमिट करेगा जब वो कहां से जा रहा होगा, 2 से 1 पे आ रहा है। 2 पे एनर्जी माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और यहाँ पर एनर्जी माइनस का 3.4 होता है, माइनस का 3.4। यहाँ पर एनर्जी का जो डिफरेंस होता है डेल्टा ई, ये होता है 10.2। इसका मतलब ट्रांजिशन 2 से 1 के लिए है। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बताना है, तो ये हमारा n बराबर 2 हो गया, n बराबर 1 हो गया। और हमको मालूम है एंगुलर मोमेंटम होता है NH/2π। तो क्वेश्चन में हमें बताना है चेंज। तो डेल्टा एल पूछा है तो डेल्टा एन करेंगे। एन में चेंज हुआ 2 से 1 का, यानी यहाँ 1 का चेंज हुआ। H/2π, H की वैल्यू आपको मालूम है 6.6 इंटू 10⁻34। 2 और पाई की वैल्यू 3.14। अगर इसको कट करेंगे लगभग 1 के आसपास आएगा। तो 1 इंटू 10⁻34 राइट आंसर पहला। वेवलेंथ ऑफ सीरीज लिमिट। देखो सीरीज लिमिट होता है जब इनफाइनाइट से n पे आए, ठीक है ना। और बामर सीरीज है तो n का वैल्यू यहाँ पर क्या ले लोगे, लाइमन बामर, n का वैल्यू 2 ले लेंगे। सीरीज लिमिट का फार्मूला यानी मिनिमम वेवलेंथ को सीरीज लिमिट बोलते हैं। n² इसका जनरल फार्मूला है। n की जगह 2 रख देंगे तो ये वैल्यू 4/r हो जाएगा, जिसका आंसर हो जाएगा सेकेंड। द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज। फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज कहलाता है जब ट्रांजिशन 2 से 1 हो। इसके लिए वेवलेंथ की वैल्यू इन्होंने लैम्डा दिया है, तो 1/λ बराबर r। हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के लिए वैल्यू 1 हो गया, और 1/1 माइनस 1/2।
का स्क्वायर 4 हो गया, वैल्यू आ गया 3r/4। क्वेश्चन में बोला द वेवलेंथ ऑफ लाइन ऑफ डबली आयनाइज लिथियम, तो 1/λ r, और यहाँ पर z स्क्वायर होता है, तो आयनाइज अगर यहाँ पर लिथियम आयनाइज दिया होगा, डब्ल्यू आयनाइज, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, स्क्वायर करेंगे 9 आ जाएगा, यानी वैल्यू में 9 से केवल मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हमारा यही आएगा। देखो ध्यान से, तो यहाँ पर जो वैल्यू है दोनों को डिवाइड कर दो, तो λ' बराबर क्या आ गया, 3r/4 से 3r/4 कट गया, 1/9r आ गया। क्वेश्चन में लैम्डा की वैल्यू पूछा है, तो लैम्डा बराबर हो गया लैम्डा इक्वल टू, हाँ λ/9 है ना, ये r से r कट जाएगा, r हटा दो, r से r भी कट जाएगा, 3r/4 कट गया, और ये r यहाँ से हट गया, ये r नहीं है, यहाँ पर 3 के टर्म में लिख लिया, तो ये वैल्यू आ गया हमारा 1/9। क्वेश्चन में बताना था हमको λ' की वैल्यू, तो λ' बराबर हो गया λ/9। ऑप्शन नंबर सेकेंड। 24 डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन, यहाँ पर a cos ओमेगा t माइनस π/4 के टर्म में है ये इक्वेशन, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे 2 बार, तो जो इक्वेशन आएगा उसमें जो फ्रीक्वेंसी होगी ओमेगा डैश वो 4 ओमेगा है, टाइम पीरियड इसका हो जाएगा ओमेगा बराबर 2π/t है ना, t 2π/ओमेगा डैश 2π/4 ओमेगा, तो ये आ जाएगा π/2 ओमेगा, तो टाइम पीरियड इसका डबल क्या हो जाएगा 1/2 ओमेगा, तो कहां पर दे रखा 1/, ये आंसर होगा थर्ड ऑप्शन। 25 डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दे रखा, अगर इस इक्वेशन देखो तो इसकी इक्वेशन y बराबर a मीन पोजीशन से स्टार्ट है, साइन ओमेगा टी कर सकते हो, 2 बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये वेलोसिटी एक बार करेंगे तो ये हो जाएगा a ओमेगा cos ओमेगा टी, फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्सेशन आएगा माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, तो माइनस का ग्राफ नीचे से स्टार्ट होगा, नीचे से ग्राफ स्टार्ट होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 4 होगा, चौथा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको इसका आपको मालूम है डिस्प्लेसमेंट और एक्सेशन में कितने का फेज डिफरेंस होता है, या डिस्प्लेसमेंट और फोर्स में पाई का फेज डिफरेंस होता है, तो इसका उल्टा कर दो बस, तो इसका उल्टा करेंगे तो आंसर 4 हो जाएगा। तो ये था हम लोग का 1 to 25, और उम्मीद है कि आपको ये डिस्कशन समझ में आ गया होगा, आगे का डिस्कशन आपको सर कराएंगे, तो थैंक यू सो मच, फिर नेक्स्ट टेस्ट में हम लोग मिलते हैं। हेलो बच्चों, तो बच्चों आज आप लोगों ने नीट 11 का पेपर दिया हुआ है और आई होप सबका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। सो जैसा कि आपको बच्चे फिजिक्स पोर्शन में पहले 25 क्वेश्चन का डिस्कशन आपको करा चुके हैं वसीम सर, और जो आपके बचे हुए 25 क्वेश्चन हैं उनका डिस्कशन मैं कराऊंगा। और चलिए बच्चे, सिंह सर के हम लोग विजन के साथ स्टार्ट करते हैं कि अब पढ़ने का अधिकार सबको और डॉक्टर बनने का अधिकार सबको। और हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 26 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है कि द रेडियस ऑफ सर्कल, द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, इनिशियल पोजीशन एंड द सेंस ऑफ रिवॉल्यूशन आर इंडिकेट इन द फिगर। और अगर आप देखोगे बच्चे यहाँ पे फिगर में, तो आपको t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, रेडियस आपको 3 मीटर दे रखा है, और पूछा है कि y प्रोजेक्शन ऑफ द रेडियस वेक्टर ऑफ द रोटेटिंग पार्टिकल एट p बच्चे क्या होगा। आप जानते हो बच्चे आपकी इक्वेशन क्या होती है, यहाँ पे आपका जो इक्वेशन होगा क्या होगा, a cos ओमेगा टी, क्योंकि यहाँ पे फाई बच्चे क्या है कुछ डिफाइन नहीं है, तो फाई क्या लेंगे बच्चे, हम 0 कंसीडर करेंगे। अगर आप यहाँ पे देखो बच्चे, तो a का वैल्यू क्या होगा, जो मैक्सिमम डिस्टेंस ये ट्रेवल कर सकता है बच्चे पार्टिकल, वो क्या है आपका 3, मतलब रेडियस के इक्वल होगा। सो बेसिकली इसका जो आपका एम्पलीट्यूड होगा वो हो जाएगा 3 कॉस। अगर आप ओमेगा के टर्म में देखो तो आपको बच्चे दे रखा है टी का वैल्यू दे रखा है, और जानते हो ओमेगा और टी में एक रिलेशन होता है, टी इक्वल्स टू 2π/ओमेगा। तो यहाँ पे आप इजीली सॉल्व कर सकते हो बच्चे ओमेगा के लिए, तो ओमेगा क्या हो जाएगा बच्चे आपका 2π/ हो जाएगा ये टी। तो यहाँ पे जब वैल्यू रखोगे तो आपको कितना देगा, ये देगा बच्चे आपको पाई, तो ओमेगा का वैल्यू हो जाएगा बच्चे पाई, तो जिसको जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा आपका 3 cos πt, ये कुछ आपका आंसर आएगा। और अगर आप ऑप्शन देखोगे तो आपको थर्ड ऑप्शन ऐसा दिखेगा जिसमें अब क्या लिखा हुआ है, yt इक्वल्स टू 3 cos πt वेयर y इज इन मीटर, तो थर्ड ऑप्शन इसका बच्चे करेक्ट होगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था ये क्वेश्चन बच्चे, आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। और चलिए आई होप सबने कर लिया होगा ये क्वेश्चन, और बढ़ते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
देखिए कह रहा है द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन लाइक आयन इज दे रखा है माइनस का 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और आपसे पूछा है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल बी। सो आपको पता है कि बोहर मॉडल ओनली हाइड्रोजनिक एटम्स के लिए ही वैलिड था बच्चे, तो यहाँ पे हाइड्रोजन लाइक आयन इसीलिए दिया हुआ है आपको, और उसका जो एनर्जी है बच्चे, टोटल एनर्जी बच्चे आपको दे रखी है जो कि है माइनस का 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आपका टोटल एनर्जी है। और आप सभी जानते हो कि टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के बीच में बच्चे एक रिलेशन होता है कि जो आपकी काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी कैन बी रिटन एज, ये होता है आपका माइनस ऑफ टोटल एनर्जी। तो यहाँ पे जरा यूज कर लो, माइनस का आप एज ए पहले रहने दो, फिर ये नेगेटिव ऑलरेडी आपको दे रखा है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, आएगा आपका 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो आपका काइनेटिक एनर्जी होगा वो कितना होगा बच्चे, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये होगा बच्चे आपका काइनेटिक एनर्जी। तो अगर आप ऑप्शंस में देखोगे तो बच्चे पहला ऑप्शन आपको करेक्ट मिलेगा। ऑलवेज याद रखना है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है आपका। और अगर आप यही बात करो बच्चे पोटेंशियल एनर्जी की काइनेटिक एनर्जी से अगर हम लोग बात करें, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू बच्चे होता है आपका, आप इसे ऐसे लिख सकते हो माइनस का पोटेंशियल एनर्जी बाई 2। ठीक है, तो ये भी एक रिलेशन होता है। और अगर आप टोटल एनर्जी से पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में लिख रहे हो तो लिख सकते हो टोटल एनर्जी इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी बाई 2। तो बच्चे ये भी आपका एक रिलेशन आता है, दीज रिलेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए बच्चे हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, इन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम द सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, कहां से बच्चे जा रहा है, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट टू द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो अगर आपको याद हो बच्चे, इनका जो एनर्जी लेवल होता है वो ऐसे स्टार्ट होता है n इक्वल्स टू 1, जिसको हम बोलते हैं ग्राउंड लेवल, फिर क्या होता है बच्चे आपका n इक्वल्स टू 2, जिसको बोलते हो आप फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फिर क्या आता है बच्चे आपका n इक्वल्स टू 3, जिसको हम बोलते हैं सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। बट फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का वैल्यू बच्चे क्या होता है, n इक्वल्स टू 2, और सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का जो वैल्यू होगा वो n इक्वल्स टू 3 होगा। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम द सेकेंड एक्साइटेड स्टेट टू द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, मतलब यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन और यहाँ से बच्चे क्या करता है, ये इधर जंप करता है, मतलब यहाँ पे ट्रांजिशन हो रहा है। हमसे पूछा हुआ है कि व्हाट विल बी द परसेंटेज चेंज इन द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि इसकी जो स्पीड में होगा बच्चे कितना चेंज होगा, ये आपको बताना है। सो देखो ऑब्वियस सी बात है बच्चे, अभी जो प्रेजेंट जो स्टेट है वो कहाँ पे है इलेक्ट्रॉन की, वो है आपका n इक्वल्स टू 2 पे। आप जानते हो कि जो वेलोसिटी की बच्चे प्रोपोर्शनैलिटी होती है वो क्या होती है बच्चे, z बाई n। आप देखो यहाँ पे, चूंकि बात करी है बच्चे हाइड्रोजन एटम, यहाँ पहले ही आपको दे दिया है कि ये किसका केस है, हाइड्रोजन एटम का केस है, तो z का वैल्यू तो बच्चे फिक्स हो गया, z का वैल्यू क्या होगा आपका 1। तो चलिए हम लोग जरा इनिशियल निकाल लें बच्चे, इनिशियल केस क्या होगा कि n इक्वल्स टू 3 है, तो यहाँ पे v इनिशियल क्या आ जाएगा आपका, इसको हम कांस्टेंट कंसीडर कर लें, क्योंकि यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल मैं रिमूव कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा आपका k बाई 3। अगर आप v फाइनल की बात करो बच्चे, तो फाइनल आपका क्या हो जाएगा, ये होगा k बाई 2, क्योंकि ये फाइनल कहाँ पे आ रहा है, n इक्वल्स टू 2 स्टेट पे आ रहा है। अब आपसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, आपको निकालना है बच्चे परसेंटेज चेंज। तो किसी का अगर आप परसेंटेज चेंज निकालते हो तो कैसे निकालते हो, ये होता है आपका चेंज इन द क्वांटिटी, वट एवर द क्वांटिटी इज, अपॉन क्या होता है बच्चे ओरिजिनल, अपॉन होगा आपका ओरिजिनल, इनटू होगा बच्चे आपका 100, और आप यूज करते हो परसेंटेज का सिंबल। तो देखते हैं चलिए चेंज क्या होता है, चेंज होता है आपका फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल आपकी वैल्यू दे रखी है, ये है आपका बच्चे k बाई 2, माइनस है यहाँ पे k बाई 3, और अपॉन जो ओरिजिनल था बच्चे ये क्या था आपका k बाई 3, और यहाँ मल्टीप्लाई कर दो बच्चे 100 से, और ये क्या होगा बच्चे आपका परसेंटेज में देगा। तो ऑब्वियस सी बात है, आप यहाँ से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से k को कॉमन लेके कट कर सकते हो, और अगर आप फर्दर सॉल्व करोगे इसको तो देखिए क्या आएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका 1/6, और ये आएगा बच्चे आपका 1/3, इंटू क्या हो जाएगा बच्चे 100, और इसको फर्दर सॉल्व करो तो ये 3 जाएगा बच्चे आपका ऊपर, तो ये 3 से क्या हो जाएगा बच्चे आपका 2 कट हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2। सो बेसिकली यहाँ पे हो जाएगा 1/2 इंटू क्या होगा बच्चे 100, और ऑब्वियस सी बात है ये परसेंटेज में होगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे बचेगा बच्चे आपका 50%। तो इसका मतलब है जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा बच्चे 50%, जो कि है बच्चे आपका सेकेंड ऑप्शन। चलिए बच्चे नेक्स्ट देखिए,
29 बच्चे क्या कह रहे हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बच्चे ये, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है बच्चे, ये याद रखिएगा, दिस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और कह रहा है कि एन इलेक्ट्रॉन ऑफ अ स्टेशनरी हाइड्रोजन एटम पासेस फ्रॉम द फोर्थ एनर्जी लेवल से बच्चे जा रहा है टू द ग्राउंड लेवल। फोर्थ लेवल से कहाँ जा रहा है बच्चे, ग्राउंड लेवल पे जा रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो आपकी स्टेट है वो क्या है, n इक्वल्स टू 4 है, और जा कहाँ रहा है बच्चे आपका, n इक्वल्स टू 1 पे। ठीक है, ये आपका कुछ ट्रांजिशन हो रहा है। और कह रहे थे वेलोसिटी दैट द एटम एक्वायर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ फोटोन एमिशन। देखिए एक्चुअल में क्या होगा यहाँ पे कि ये जब एमिट करेगा बच्चे, यहाँ पे कुछ ये ऐसा आपका एमिशन होगा, तो क्या होगा, यहाँ से एक फोटोन भी एमिट होगा, और उस फोटोन का जो एनर्जी होगा वो इनके एनर्जी लेवल के डिफरेंस के इक्वल होगा। ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे देखो, आपसे पूछा है कि वेलोसिटी दैट द एटम एक्वायर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द फोटोन एमिशन। तो चलिए पहले हम लोग इसका वेवलेंथ निकाल लेते हैं कि इसका बच्चे वेवलेंथ क्या आएगा। और वेवलेंथ के लिए बच्चे आप लोग फार्मूला जानते हो क्या होता है, 1/λ इक्वल्स टू ये होता है आपका आर जेड स्क्वायर, एंड इनसाइड द ब्रैकेट होता है 1/n1 स्क्वायर, माइनस होता है बच्चे 1/n2 स्क्वायर। देखिए n1 बच्चे क्या है कि जहां पे आपका फाइनल में इलेक्ट्रॉन है, मतलब जहां आपका ट्रांजिशन होके आ गया, और n2 मतलब जहां से आया है। ये बहुत ध्यान से बच्चे सुनिएगा, n1 का मतलब यहाँ पे क्या है कि जहां प्रेजेंट स्टेट, और n2 का मतलब क्या है बच्चे, आपकी प्रीवियस स्टेट, मतलब जहां से आपका इलेक्ट्रॉन आया हुआ है। ये आपको समझना है। सो चलिए, चूंकि बात हो रही है हाइड्रोजन एटम के लिए, इसलिए बच्चे आपका ये जो जेड का वैल्यू है ये 1 हो जाएगा, तो इसको हम लोग कंसीडर नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ से निकाल लेते हैं बच्चे हम लोग 1/λ का वैल्यू। तो देखिए बच्चे 1/λ क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका आर। अब देखिए n1 मतलब ग्राउंड स्टेट है, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, माइनस यहाँ पे हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 1/λ का जो वैल्यू है बच्चे वो कितना हो जाएगा, ये आएगा 15/16 टाइम्स ऑफ कैपिटल आर। अब बच्चे आपने क्या पढ़ा हुआ है, आपने ऑलरेडी बच्चे पढ़ा हुआ है पीछे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, वहां पे आपने मैटर वेव्स पढ़ा होगा। वहां पे जो आपका एक्चुअली क्या होता था, लैम्डा इक्वल्स टू ये वैल्यू होती थी आपकी h/p। सो आप p को, चूंकि मोमेंटम है तो p को क्या लिख सकते हो बच्चे, h/mv। तो ऑब्वियस ही बात है, आपको समझ आ गया होगा कि ये आपकी वेलोसिटी है, और आपसे वेलोसिटी ही पूछा हुआ है, तो हम क्यों ना यहाँ से क्या करें बच्चे, वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे 1/λ लिखा हुआ है, तो बोथ साइड क्या करो, h से मल्टीप्लाई कर दो। तो जब h से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, ये h/λ इक्वल्स टू हो जाएगा 15 टाइम्स ऑफ RH/16। और आप जानते हो कि h/λ को आप लिख सकते हो मोमेंटम के इक्वल। यहाँ से देखिए मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो ये जो वैल्यू होगी बच्चे आपकी, ये हो जाएगी मोमेंटम, जिसको आप लिख सकते हो बच्चे mv इक्वल्स टू 15 टाइम्स ऑफ RH/ क्या होगा बच्चे, 16। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको निकालनी है बच्चे यहाँ पे वेलोसिटी। तो द वेलोसिटी विल बिकम कितना हो जाएगा बच्चे, 15 RH/ क्या होगा यहाँ से 16m। ये कुछ आएगी बच्चे आपकी वेलोसिटी। तो अगर आप देखो जरा ऑप्शंस को, तो मेरे अकॉर्डिंग आपका करेक्ट ऑप्शन है वो क्या होगा बच्चे, आपका थर्ड ऑप्शन। तो थर्ड ऑप्शन बच्चे इसमें करेक्ट होगा। और चलिए बच्चे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि इन अ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन d2y d2a/4 y इक्वल्स टू 0, देन वैल्यू ऑफ द टाइम पीरियड विल बी। अगर आप बच्चे इक्वेशन को जरा ध्यान से देखो, तो एसएचएम का जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है बच्चे, आपका d2y/dt2 इक्वल्स टू होता है माइनस का ओमेगा स्क्वायर वाई। अब अगर आप इधर ले आओ बच्चे ओमेगा को, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, d2y/dt2 प्लस हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर वाई इक्वल्स टू हो जाएगा बच्चे 0। अब एक काम करो, जरा इसको कंपेयर कर लो, जो आपकी इक्वेशन दे रखी है। तो जब आप कंपेयर करोगे तो जाहिर सी बात है, आपको दिख रहा है यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा बच्चे, आएगा आपका a/4। और यहाँ से आप निकालोगे ओमेगा का वैल्यू, सो ओमेगा विल बिकम, ये हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट a/4, जिसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट a, और अपॉन क्या हो जाएगा 2। आपसे पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा हुआ है बच्चे आपसे टाइम पीरियड का वैल्यू। तो टाइम पीरियड और ओमेगा का रिलेशन आप ऑलरेडी जानते हो क्या होता है, t इज नथिंग बट ये होता है आपका 2π/ओमेगा। तो जरा यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, तो जो टाइम पीरियड होगा वो कितना हो जाएगा, 2π/स्क्वायर रूट a अपॉन क्या हो जाएगा 2,
ये जाएगा 2 आपका ऊपर। सो यहाँ से जो आपका टाइम पीरियड का वैल्यू आएगा वो बच्चे क्या हो जाएगा 4 पाई अपॉन क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ए। ये आ जाएगा बच्चे आपका टाइम पीरियड का वैल्यू। तो इसका मतलब अगर आप ऑप्शंस को देखो तो सेकंड ऑप्शन बच्चे क्या होगा आपका करेक्ट होगा। चलिए बच्चे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये कह रहा है कि द सीरीज लिमिट फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइमन सीरीज, यहाँ पे दे रखा है आपको लाइमन सीरीज की बच्चे सीरीज लिमिट क्या है म्यू एल है। देन द सीरीज लिमिट फ्रीक्वेंसी ऑफ द ब्रैकेट सीरीज। तो बच्चे सीरीज लिमिट की अगर हम बात कर रहे हैं तो जहां पे आपको क्या मिलता है, देखिए पहली बात हो रही है आपकी लाइमन सीरीज की। तो लाइमन सीरीज बच्चे क्या होता है, जहां आपका जो फाइनल ट्रांजिशन होता है वो n=1 पे, और ये कहां से आते हुए है आपका चाहे इन्फिनाइट से आता हुआ है। तो ये जो ट्रांजिशंस होते हैं बच्चे इसको हम बोलते हैं लाइमन सीरीज। कि आपका जो फाइनल इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ आना चाहिए, ग्राउंड स्टेट में आना चाहिए n=1, ये हो गया n=2, ये हो गया बच्चे n=3, ये हो गया बच्चे आपका n=4। जो पहला ट्रांजिशन होता है बच्चे उसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट ट्रांजिशन को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट मेंबर। और जो आपका लास्ट ट्रांजिशन होता है जो इनफाइनाइट से होके आएगा उसको बच्चे बोलते हैं हम सीरीज लिमिट। ठीक है, तो देखिए ये सीरीज लिमिट की ही बात हो रही है। तो सीरीज लिमिट आपका लाइमन सीरीज में बात कर रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आपका n1 तो बच्चे फिक्स रहेगा, n1 मतलब 1 रहेगा, और यहाँ पे जो n2 होगा मतलब कहां से लास्ट ट्रांजिशन की बात हो रही है, इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चे आपका इनफाइनाइट। क्या होगा इनफाइनाइट। तो यहां से जरा इसकी बच्चे पहले निकाल लो वेवलेंथ। सो जरा वेवलेंथ निकालोगे तो क्या हो जाएगा 1/λ, ये हो जाएगा बच्चे आपका r, और ये देगा बच्चे 1/1 का स्क्वायर माइनस इसको करोगे तो इनफाइनाइट का स्क्वायर आपका इनफाइनाइट ही रहेगा, और 1/इनफाइनाइट आपको क्या देगा 0 देगा। सो 1/λ इक्वल्स टू आप लिख सकते हो ये होगा बच्चे आपका r के इक्वल। और फर्दर आप जानते हो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बीच का रिलेशन न्यू इक्वल्स टू होता है आपका c/λ। तो यहाँ की जो फ्रीक्वेंसी होगी ये कितनी हो जाएगी बच्चे, ये जो फ्रीक्वेंसी होगी बच्चे यहाँ से आप इजीली लिख सकते हो c/λ, तो मतलब क्या हो जाएगा rc। और इस फ्रीक्वेंसी को बच्चे बोला गया है न्यू एल, ये है बोला गया है। अब आपसे पूछा है कि देन द सीरीज लिमिट फ्रीक्वेंसी ऑफ द ब्रैकेट सीरीज। अब देखिए अगर हम बात करें बच्चे ब्रैकेट सीरीज की तो लाइमन, बामर, पाश्चन और इसके बाद क्या आता है बच्चे ब्रैकेट। तो देखिए जरा बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपका जो ट्रांजिशन होता है वो कैसे होता है, ये देखिएगा ये हो गया n=1, ये हो गया बच्चे n=2, और ये हो गया बच्चे n=3, यहाँ पे 4, और ये क्या है बच्चे आपका n=5। तो ये बच्चे क्या है, देखो जब 1 पे हो ट्रांजिशन तो उसको बोलते हैं लाइमन सीरीज, जब बच्चे आपका 2 पे ट्रांजिशन हो तो उसको बोलते हैं पासन सीरीज, और सॉरी जब 2 पे हो तो उसको बोलते हैं बामर सीरीज, तीसरे पे हो तो उसको बोलते हैं पासन, और चौथे पे हो बच्चे तो उसको हम क्या बोलते हैं, चौथे पे बोलते हैं बच्चे उसको हम लोग ब्रैकेट सीरीज। इसके बाद आपकी एक सीरीज और होती है जिसे हम बोलते हैं बच्चे फुंड सीरीज। मतलब आपका जो पहला ट्रांजिशन होगा वो कहां से कहां होगा, आपका 5 से 4 पे, ये होगा आपका फर्स्ट ट्रांजिशन। और अगर हम लास्ट ट्रांजिशन की बात करें, क्योंकि यहाँ पे अगेन देखिएगा बच्चे लिमिट फ्रीक्वेंसी की बात हुई है, तो लिमिट फ्रीक्वेंसी का मतलब बच्चे क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है सीरीज लिमिट की बात की जा रही है। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट यहाँ पे होगा इसका मतलब हमको लैम्डा चाहिए होगा। तो चलिए हम उसका लैम्डा निकाल लेते हैं लास्ट का। तो ऑब्वियस सी बात है फॉर लास्ट ट्रांजिशन ऑफ बामर सीरीज ऑफ ब्रैकेट सीरीज, फॉर द लास्ट ट्रांजिशन बच्चे क्या हो जाएगा यहाँ पे कि आपका n1 तो रहेगा फिक्स जो कि है 4, और यहाँ पे जो n2 हो जाएगा वो क्या होगा बच्चे आपका इनफाइनाइट होगा। तो यहाँ से अगर आप निकालो बच्चे तो यहाँ पे 1/λ इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो r टाइम्स, ये हो जाएगा आपका 1/16, और ये देगा बच्चे आपको 1/इनफाइनाइट, तो ये अगेन क्या हो जाएगा बच्चे आपका 0 हो जाएगा। तो जब आप यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकालोगे बच्चे तो ये न्यू डैश इक्वल्स टू आएगा आपका RC/16। और आपको ऑलरेडी पता है बच्चे कि RC का वैल्यू क्या है, RC का वैल्यू ऑलरेडी ये लिखा हुआ है, ये है आपका न्यू एल। तो इसे क्या लिख सकते हो बच्चे न्यू एल अपॉन क्या आ जाएगा बच्चे 16। तो न्यू L/16 बच्चे क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि आपको दे रखा है बच्चे फर्स्ट ऑप्शन में। तो फर्स्ट ऑप्शन बच्चे क्या होगा आपका करेक्ट होगा। चलिए बच्चे अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि द इलेक्ट्रॉन इन अ हाइड्रोजन एटम फर्स्ट जंप फ्रॉम थर्ड एक्साइटेड स्टेट, तीसरे एक्साइटेड स्टेट से बच्चे जा रहा है आपका सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में। और यहाँ पे और भी सब फर्दर बोला जा रहा है कि सबसिक्वेंटली
टू द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, मतलब सेकेंड एक्साइटेड स्टेट से फिर वो कहाँ आ जाता है बच्चे, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में आता है। आपसे पूछा है यहाँ पे द रेशियो ऑफ द रिस्पेक्टिव वेवलेंथ लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 ऑफ द फोटोन एमिटेड इन दिस प्रोसेस। तो आपसे रिस्पेक्टिव वेवलेंथ का रेशियो पूछा हुआ है। तो चलिए पहले कह रहे हैं कि थर्ड से कहां पे आ रहा है बच्चे, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट पे आ रहा है। तो फिर अगेन थर्ड एक्साइटेड स्टेट, बहुत ध्यान से समझिएगा, थर्ड एक्साइटेड स्टेट मतलब क्या हो जाएगा बच्चे, n इक्वल्स टू 4। कहां पे आ रहा है, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, मतलब क्या हो जाएगा, ये n2 4 हो गया, तो यहाँ पे n1 क्या होगा बच्चे आपका 3 होगा। और चलिए यहां से हम इसकी वेवलेंथ निकाल लेते हैं, इसका वेवलेंथ कंसीडर कर लेते हैं बच्चे, क्या है लैम्डा 1। तो 1 अपॉन लैम्डा 1 इक्वल्स टू हो जाएगा r, और इनसाइड बच्चे क्या बचेगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन 9 माइनस क्या होगा बच्चे यहाँ पे 1 अपॉन 16। अब इसको जरा सॉल्व कर लो, तो 1 अपॉन लैम्डा 1 इक्वल्स टू ये हो जाएगा r, और इधर क्या हो जाएगा बच्चे 7 अपॉन 16 इंटू हो जाएगा बच्चे 9। तो बच्चे इसको ऐसे ही रहने दो, आप इसको मत सॉल्व करो फर्दर। और अब जरा सॉल्व करिए बच्चे लैम्डा 2 के लिए। जब हम बच्चे लैम्डा 2 के लिए सॉल्व करेंगे तो देखो क्या होगा, 1 अपॉन लैम्डा 2। अब देखिए जरा लैम्डा 2 की जब बात करेंगे तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट से कहां पे आ रहा है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। तो यहाँ पे n2 का वैल्यू क्या होगा बच्चे 3 होगा, और यहाँ पे जो n1 का वैल्यू होगा वो हो जाएगा आपका 2। तो जरा रखो यहाँ पे, ये हो जाएगा r, इसका मतलब यहाँ पे होगा 1 अपॉन 4 माइनस का आ जाएगा 1 अपॉन 9, कुछ ऐसा आएगा। सो 1 अपॉन लैम्डा 2 यहाँ पे लिख सकते हो बच्चे r टाइम्स, ये बचेगा आपका 5 अपॉन हो जाएगा बच्चे 36। और अभी क्या करो, इन दोनों को डिवाइड कर दो। तो जब आप डिवाइड करोगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन लैम्डा 1 अपॉन 1 अपॉन लैम्डा 2 इक्वल टू, देखो क्या आएगा, ये हो जाएगा r इंटू 7 अपॉन 16 इंटू 9 इंटू ये हो जाएगा आपका रिवर्स 36 अपॉन यहाँ पे आ जाएगा आपका 5r। अब बच्चे इसको सॉल्व कर लो, तो देखो क्या होगा, 4 9 जा 36, 4 4 जा हो जाएगा बच्चे आपका 16। तो ये 9 से 9 बच्चे चला जाएगा, तो देखो क्या आएगा, r से r चला जाएगा, तो ये आएगा बच्चे आपका 7 ऊपर आएगा, 5 4 जा 20 क्या होगा नीचे होगा। अच्छा देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बच्चे देखो ऑब्वियस सी बात है, ये लैम्डा 2 जाएगा आपका ऊपर और लैम्डा 1 क्या होगा नीचे आ जाएगा। तो जब यहाँ पे आप रेशियो लिखोगे तो लिख सकते हो लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 विल बिकम्स, ये बचेगा आपका 7 अपॉन 20। तो अगर आप ऑप्शन में देखोगे बच्चे 7 अपॉन 20, तो आपको थर्ड ऑप्शन दिखा रहा है जो कि आपका करेक्ट होगा। तो थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन को बच्चे बहुत अच्छे से रीड करिएगा। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 पे। यहाँ पे कह रहे हैं कि चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो, कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड की बात हो रही है। सो देखो जरा ध्यान से बच्चे, यहाँ पे बात की जा रही है आपसे। देखो पहली बात तो कुछ आपको पता होना चाहिए कि रेडियस का जो प्रोपोर्शनैलिटी होता है ये बच्चे क्या होता है आपका, ये होता है आपका एन स्क्वायर बाई जेड। और आपको पता होगा कि v का जो वेलोसिटी का होता है बच्चे, ये होता है आपका z बाई एन। और अगर हम बच्चे बात करें एंगुलर वेलोसिटी की, तो ये होता है आपका प्रोपोर्शनल टू, ये होता है बच्चे आपका जेड स्क्वायर अपॉन होता है बच्चे एन क्यूब। देखिए आपको पता है कि आपका ये न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन क्या है इसके चारों ओर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। तो चूंकि ये सर्कुलर मोशन होता है इसलिए क्या होगा, आप इजिली यहाँ से, चूंकि ओमेगा अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो बहुत ही सिंपल सी बात याद रखो कि v इक्वल्स टू क्या होता है आपका ओमेगा आर, ये याद रखो। तो यहां से आप क्या कर सकते हो बच्चे, ओमेगा के लिए सॉल्व कर सकते हो, ओमेगा कैन बी रिटेन एज, ये हो जाएगा बच्चे आपका v बाई आर। तो आप यहां से भी प्रोपोर्शनैलिटी निकाल सकते हो अगर आप इसको भूल गए हो तो। और अगर हम एनर्जी की बात करें तो चाहे आपका काइनेटिक एनर्जी हो बच्चे, ये याद रख लेना, चाहे आपका क्या हो पोटेंशियल एनर्जी हो या हो बच्चे आपका टोटल एनर्जी, इन सबकी जो प्रोपोर्शनैलिटी होती है वो क्या होती है बच्चे जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ये होता है आपका इसका प्रोपोर्शनैलिटी। बस फर्क ये होता है काइनेटिक एनर्जी आपकी पॉजिटिव होती है और टोटल एनर्जी आपकी क्या होती है नेगेटिव। अगर हम इसके टोटल वैल्यू की बात करें बच्चे काइनेटिक एनर्जी की, तो ये आता है आपका m जेड स्क्वायर ई टू पावर 4 अपॉन ये होता है 8 एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। और अगर टोटल एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ नेगेटिव आ जाता है, और पोटेंशियल एनर्जी में बच्चे आपका डिनोमिनेटर में क्या होता है 4 होता है। आपको बच्चे प्रोपोर्शनैलिटी से मतलब है, तो प्रोपोर्शनैलिटी क्या है यहाँ पे जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर हो गया आपका
कोई भी एनर्जी हो, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो या पोटेंशियल एनर्जी हो या टोटल एनर्जी हो, ये आपको याद रखना है। Rn का दिया हुआ है, Vn का भी दिया हुआ है और ओमेगा का भी दिया हुआ है। अब आते हैं बच्चे क्वेश्चन पे। कह रहा है आपसे जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर की बात हो रही है यहाँ पे। तो जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर अभी आपने लिखा हुआ है एनर्जी का है, तो पोटेंशियल एनर्जी आपको दे रखा है, तो फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा, सेकंड से मैच हो जाएगा। दूसरा दे रखा है बच्चे जेड क्यूब बाई एन क्यूब, तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या है, आपका एंगुलर स्पीड है, जिससे आप निकाल सकते हो। और जेड बाई एन ये क्या होगा बच्चे, आपका स्पीड बाई इलेक्ट्रॉन है, जो कि ऑलरेडी ये लिखा हुआ है आपका जो प्रोपोर्शनैलिटी है। तो इसकी जो प्रोपोर्शनैलिटी हो जाएगी बच्चे, क्या हो जाएगी, थर्ड। तो इसका मतलब क्या होगा, ए का हो जाएगा बच्चे सेकेंड, और अगर हम देखें तो बी हमारा देगा क्या बच्चे, फर्स्ट, और सी क्या देगा बच्चे, सी देगा आपका थर्ड, सी दे देगा बच्चे आपका थर्ड। तो इसका मतलब अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, ए दे रहा है आपका सेकेंड और बी दे रहा है बच्चे आपको वन, और सी दे रहा है बच्चे आपको थर्ड। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा बच्चे, आपका सेकेंड। तो सेकेंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अगेन मैं कह रहा हूं आपको बस आर और वी का बच्चे मस्ट याद रखना है कि इसकी प्रोपोर्शनैलिटी क्या है। ओमेगा का आप ऑलरेडी यहां से निकाल सकते हो। चलिए बच्चे हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। कह रहे हैं एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम द फोर्थ ऑर्बिट टू द सेकेंड ऑर्बिट। यहाँ पे कहां से जा रहा है बच्चे, फोर्थ ऑर्बिट टू सेकेंड ऑर्बिट जा रहा है, ऑफ हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है। एंड आपको दिया हुआ है यहाँ पे रिडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू, जो कि क्या है बच्चे 10 टू पावर 5 पर सेंटीमीटर। ये बहुत ध्यान से देखना, पर सेंटीमीटर। आपसे पूछा है फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज ऑफ द एमिटेड रेडिएशन। तो फोर्थ टू सेकेंड ऑर्बिट में कितना रेडिएशन बच्चे एमिट करेगा। देखो n इक्वल्स टू 4 से कहाँ जा रहा है बच्चे, ये जा रहा है आपका n इक्वल्स टू 2 पे। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे जब ट्रांजिशन होगा तो कुछ फ्रीक्वेंसी बच्चे यहाँ से क्या होगी, एमिट होगी। और कुछ फोटोन बच्चे एमिट होगा, उसका कुछ सर्टेन एनर्जी होगा, सर्टेन एनर्जी है तो उसका फ्रीक्वेंसी होगा, फ्रीक्वेंसी है तो बच्चे क्या होगा, वहां पे उसका कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ होगा। तो फोर्थ ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में बच्चे हम आ गए। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी हमसे पूछा हुआ। चलिए हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले हम लोग निकाल लेते हैं बच्चे वेवलेंथ के लिए। तो 1/λ इक्वल्स टू क्या होगा, आर। अगेन आपको हाइड्रोजन एटम के लिए दिया हुआ है, तो जेड का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। तो हम फाइनल स्टेट कहाँ पे हैं बच्चे, 2 पे हैं। तो 1/2 का होल स्क्वायर कहाँ से आया, 4 से आया। तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, 1/4 का होल स्क्वायर, कुछ ऐसा देगा। अब यहाँ पे बच्चे आप इजीली सॉल्व कर सकते हो कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर 4 ये हो जाएगा 1/λ इक्वल्स टू आर। यहाँ पे देगा आपको 1/4 माइनस आएगा 1/16। तो इसको सॉल्व कर लो। सो 1/λ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 माइनस 1 तो आएगा 3 आर बाई क्या होगा बच्चे आपका 16। ये आएगी बच्चे क्या आपकी वेवलेंथ। अब अगर फ्रीक्वेंसी का देखो बच्चे, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, c बाई लेमडा। तो फ्रीक्वेंसी यहाँ से क्या हो जाएगी, ये होगा बच्चे 3rc बाई क्या हो जाएगा 16। अब जरा वैल्यू रख लो यहाँ पे। जब वैल्यू रखोगे तो क्या हो जाएगा 3/16। r आपको दे रखा है 10 टू पावर 5 पर सेंटीमीटर दे रखा है बच्चे। इसको जब मीटर में कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, +3 और ऐड हो जाएगा तो 10 टू पावर 8 हो जाएगा। और स्पीड ऑफ लाइट आप ऑलरेडी जानते हो कितना होता है, 3 इंटू क्या होगा बच्चे 10 टू पावर, यहाँ पे आपका 2 होगा, ये होगा बच्चे 2। ये आपका स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, 3 इंटू 10 टू पावर 8। तो बस इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि आपको फर्दर मल्टीप्लिकेशन करना नहीं है। 9/16 इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ होगा बच्चे आपका 10 टू पावर 7, 10 टू पावर 7 प्लस 10 टू पावर क्या होगा 8। 10 टू पावर 7 और 10 टू पावर 8 क्या बनाएगा बच्चे, ये बना देगा आपका 10 टू पावर 15। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, 9/16 इंटू 10 टू पावर 15 हर्ट्ज। ये आपका करेक्ट आंसर आएगा। तो अगर आप ऑप्शंस में देखोगे तो आपको थर्ड ऑप्शन दे रहा है बच्चे, तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। चलिए बच्चे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा था फॉलोइंग डायग्राम इंडिकेट्स द एनर्जी लेवल्स ऑफ ए सर्टेन एटम व्हेन सिस्टम मूव्स टू ई एंड कह रहा है कि अ फोटोन ऑफ द वेवलेंथ लैम्डा इज एमिटेड। कह रहा है कि ये अब यहाँ से बच्चे एमिशन हो रहा है, तो यहाँ का जो वेवलेंथ है वो क्या है, लैम्डा। और आपसे यहाँ का पूछा हुआ है कि जब ये ट्रांजिशन होगा तो मान लेते हैं कि ये क्या होगा बच्चे, आपका लैम्डा डैश का एनर्जी होगा। ऑब्वियस सी बात है ईच वेवलेंथ से एसोसिएटेड आपका कुछ ना कुछ एनर्जी होगा। और ये लेवल्स आपको दे रखे हैं। देखिए जब पहला ट्रांजिशन बच्चे कहाँ से कहाँ है, कह रहा है कि 2e से बच्चे हो रहा है आपका e में ट्रांजिशन। तो मुझे ये बताओ कि एनर्जी डिफरेंस कितना हुआ।
अगर आप एनर्जी डिफरेंस देखो तो 2E माइनस ई इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, क्या बचा, E बचा, और E को बचे आप क्या लिख सकते हो, E कैन बी रिटन एज hc बाई लैम्डा। तो ये लैम्डा की वैल्यू बचे आपको दे रखी है कि ये है आपका वेवलेंथ। चलिए अब हम लोग सेकेंड ट्रांजिशन पे आते हैं कि कह रहा है कि 4/3 E से E में ट्रांजिशन हो रहा है यहाँ पे, तो आपका वेवलेंथ क्या होगा। तो 4/3 E माइनस E करोगे तो कितना बचेगा आपका, ये बचेगा आपका E/3। तो ये आ गया बच्चे आपका चेंज इन एनर्जी, कितना होगा बच्चे आपका E/3। तो ऑब्वियस सी बात है उसका जो वेवलेंथ होगा, हमने लैम्डा डैश कंसीडर किया है, तो इसको आप लिख सकते हो hc अपॉन क्या हो जाएगा बच्चे लैम्डा डैश, और इस E का वैल्यू आपने ऊपर ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा hc अपॉन 3 पहले से था, तो ये क्या हो जाएगा लैम्डा। तो hc से hc चला गया, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, तो लैम्डा डैश का जो वैल्यू आएगा वो कितना हो जाएगा बच्चे 3 टाइम्स ऑफ लैम्डा। सो ऑब्वियस सी बात है, देखो बच्चे यहाँ पे बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है कि जब आपका लार्ज ट्रांजिशन है तो यहाँ पे जो एनर्जी डिफरेंस है वो आपका ग्रेटर है। जब एनर्जी डिफरेंस ग्रेटर होगा तो वहां की जो वेवलेंथ होगी वो क्या होगी, आपकी लेसर होगी। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि एनर्जी और वेवलेंथ कैसे होते हैं बच्चे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ये समझना है आपको। यहाँ पे आपका शॉर्टर ट्रांजिशन है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे वेवलेंथ क्या देगा आपको, ग्रेटर देगा। अब क्या देगा इन टर्म्स ऑफ द प्रीवियस वेवलेंथ, तो वो क्या हो जाएगा बच्चे आपका 3 टाइम्स ऑफ लैम्डा। अगर आप ऑप्शन देखोगे तो आपको ऑप्शन नंबर दिखाएगा 4, तो चौथा ऑप्शन बच्चे क्या होगा आपका इसमें करेक्ट होगा। चलिए बच्चे अगला क्वेश्चन देखिए, जो कि है क्वेश्चन नंबर 36। कह रहा है कि व्हेन ए हाइड्रोजन एटम इज रेज्ड फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट टू एन एक्साइटेड स्टेट, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, ग्राउंड स्टेट टू एन एक्साइटेड स्टेट तक बच्चे उसको रेस किया जाता है। मान लो कि पहले था बच्चे आपका n इक्वल्स टू 1 पे, और अभी इसको लेके जाया जा रहा है n इक्वल्स टू 2 पे। सो ऑब्वियस सी बात है कि इस फोटोन को कुछ बाहर से एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा, तो क्या करेगा, वो एनर्जी को लेके ये चला जाएगा बच्चे आपका हायर एक्साइटेड स्टेट में। अच्छा, चूंकि हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है, आपको पता होगा कि ग्राउंड स्टेट की माइनस का 13.6 और ये होता है आपका माइनस का 3.4, ये कुछ एनर्जी होता है। और अगर हम इस डिफरेंस की बात करें तो यहाँ पे जो एनर्जी डिफरेंस होता है ये होता है आपका 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है बच्चे आपका एनर्जी डिफरेंस। देखिए पहले था n इक्वल्स टू 1 पे, अभी हो गया n इक्वल्स टू 2 पे। अब आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी की जो प्रोपोर्शनैलिटी होती है दैट इज जेड स्क्वायर बाई होता है आपका एन स्क्वायर। तो जो इनिशियल था वो n इक्वल्स टू 1 था, अब n इक्वल्स टू 2 हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है n का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब जब उसका स्क्वायर करोगे तो अगेन इंक्रीज होगा, और n के वैल्यू इंक्रीज होने से जो आपकी काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी बच्चे, डिक्रीज होगी। इतना तो क्लियर है कि आपकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी बच्चे वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए, अब आप ये भी बोलोगे कि सर पोटेंशियल एनर्जी की भी तो प्रोपोर्शनैलिटी क्या होती है, ये भी होता है आपका बच्चे जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी भी डिक्रीज होना चाहिए। लेकिन मैंने बच्चे आपको ये भी बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी आपका क्या होता है, निगेटिव होता है, और जब कोई वैल्यू निगेटिव में बच्चे डिक्रीज होती है तो इसका मतलब क्या होता है कि वो वैल्यू इंक्रीज हो रही है। क्लियर है, क्योंकि -1 और -2 लिखा हुआ है, तो -1 बच्चे आपको ग्रेटर वैल्यू देगा कंपेयर टू -2, तो ऑब्वियस सी बात है आपका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो क्या होगा बच्चे आपका इंक्रीज होगा। सो पोटेंशियल एनर्जी विल इंक्रीज। तो अगर आप ऑप्शन देखोगे तो पहला ही ऑप्शन कह रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेज एंड द काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेज, तो पहला ऑप्शन बच्चे क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर यही बच्चे आपसे रिवर्स पूछा होता कि कोई इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, हायर एक्साइटेड स्टेट से लोअर एक्साइटेड स्टेट में ट्रांजिशन कर रहा है, तो वहां पे क्या होगा, तो ये रिजल्ट जो है बच्चे आपका रिवर्स हो जाता। ठीक है, तो बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा फिर उसको सॉल्व करिएगा। चलिए बच्चे अगला क्वेश्चन देखिएगा। कह रहे कि एन इलेक्ट्रॉन इन n इक्वल टू 1 ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज बाउंड by 13.6 electron volt. If a hydrogen atom in the n equals to 3 state, how much energy is required to ionize? देखो ये कुछ एनर्जी लेवल्स तो आपको याद कर लेने हैं कि 3 से 4 ये 5 जो है कुछ एनर्जी लेवल आप याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हो गया आपका ग्राउंड, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये हो गई आपकी सेकंड एक्साइटेड स्टेट, ये जो थर्ड एक्साइटेड स्टेट, ये हो गया बच्चे आपका फोर्थ एक्साइटेड स्टेट।
ये जो गैप है बच्चे ये एनर्जी गैप को दिखाता है बेसिकली। यहाँ की जो एनर्जी होती है ये होती है माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये होता है माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये है माइनस का 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये होता है माइनस का 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहाँ पे होता है 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिंपल सी बात है कि आपको दे रखा है कि एन हाइड्रोजन एटम बाउंड बाय 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कह रहे हैं एन इक्वल्स टू 3 स्टेट पे है, मतलब यहाँ पे है आपका इलेक्ट्रॉन, एन इक्वल्स टू 3 स्टेट पे है आपका इलेक्ट्रॉन। देखिए बच्चे, जब भी आपसे पूछा जाए कि आयनाइज करना है इसको, तो जिस स्टेट पे हो उसका जस्ट रिवर्स साइन के साथ आप उसका एनर्जी दे दो। तो जो इसका बच्चे आयनाइजेशन एनर्जी होगा तो उसका पहले तो एनर्जी देखो कितना है, ये है आपका माइनस का 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्या करो, जस्ट इसका रिवर्स कर दो, तो वही हो जाएगा बच्चे आपका आयनाइजेशन एनर्जी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो आपका आयनाइजेशन एनर्जी होगा, ई आयनाइजेशन यहाँ पे वो कितना हो जाएगा, ये होगा बच्चे आपका 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब जो आपका ऑप्शन होगा वो क्या होगा बच्चे, फोर्थ होगा। बहुत ध्यान से समझना बच्चे कि आयनाइजेशन एनर्जी और एक्साइटेशन एनर्जी में डिफरेंस होता है। आयनाइजेशन मतलब जिस भी ऑर्बिट में आपका इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसका क्या करना है, बस वही आपको वैल्यू ले लेनी है और उसका साइन आपको रिवर्स कर देना है, वो हो जाएगा आपका आयनाइजेशन एनर्जी। एक्साइटेशन, जैसे सपोज करो आपसे पूछ दिया कि n इक्वल्स टू 1 से जाना है n इक्वल्स टू 2 में, तो जो ये एनर्जी डिफरेंस होगा ये होगा बच्चे आपका एक्साइटेशन एनर्जी। ये दो टर्म्स है बच्चे अलग अलग, इसको ध्यान से समझिएगा। इसका जो पर्टिकुलर ऑप्शन होगा वो होगा बच्चे आपका फोर्थ। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू जंप फ्रॉम फर्स्ट ऑर्बिट टू थर्ड ऑर्बिट। देखिए वही क्वेश्चन भी आ गया कि मतलब n इक्वल्स टू 1 पे है अभी आपका, और कहाँ जाना है इसको बच्चे, ये हो गया n इक्वल्स टू 2, और ये हो गया बच्चे आपका n इक्वल्स टू 3। तो बेसिकली यहाँ पे एक्साइटेशन एनर्जी की बात हो रही है। तो अभी आपने एनर्जी लेवल्स ऑलरेडी लिखे थे, यहाँ पे क्या था माइनस का 13.6, ये था माइनस का 3.4, और ये था बच्चे आपका माइनस का 1.51, और सारे एनर्जीज आपके इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होंगे। आपसे पूछा है कि मिनिमम एनर्जी की एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से ले जाना है बच्चे कहाँ पे, थर्ड ऑर्बिटल में ले जाना है, मतलब n इक्वल्स टू 3 में लेके जाना है बच्चे, इसको यहाँ पे लेके जाओगे तो आपका देखो यहाँ पर एनर्जी डिफरेंस क्या होगा, यहाँ का जो एनर्जी डिफरेंस होगा 13.6, और ये हो जाएगा आपका बच्चे 1.51, जो कि आपको दे देगा बच्चे 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब हमको क्या करें, इसको अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे दें तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, थर्ड सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाएगा, मतलब n इक्वल्स टू 3 ऑर्बिट में पहुंच जाएगा। तो इसका मतलब इसका जो ऑप्शन होगा बच्चे क्या होगा आपका थर्ड, 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका आंसर होगा। देखिए 39 नंबर क्वेश्चन पूछा था, रेशियो ऑफ द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द लॉन्ग वेवलेंथ लिमिट एंड बामर सीरीज ऑफ द हाइड्रोजन एटम। तो एक बात बहुत छोटी सी समझो बच्चे कि जितना शॉर्ट ट्रांजिशन होगा, मतलब जो जितना शॉर्ट होगा वहां पे आपका जो वेवलेंथ होगा वो क्या होगा बच्चे आपका ग्रेटर होगा, ये आपको समझना है। तो बच्चे अगर हम लाइमन सीरीज की बात करें तो लाइमन सीरीज में जो आपका फाइनल स्टेट होता है वो होता है n इक्वल्स टू 1, ये हो गया 3 2, ये हो गया बच्चे 1। तो सबसे जो शॉर्टर ट्रांजिशन होगा इसका ये होगा बच्चे n इक्वल्स टू 2 से n इक्वल्स टू 1। तो इससे जो एसोसिएटेड ऑब्वियस सी बात है आपकी जो वेवलेंथ होगी बच्चे क्या होगी, आपकी क्या होगी बच्चे ग्रेटर होगी। तो देखो ये हम लोग निकाल लेते हैं बच्चे वेवलेंथ क्या आएगी। यहाँ से इसको कंसीडर कर लो बच्चे, ये क्या है आपका लैम्डा 1 है। अब हमसे पूछा क्या है बच्चे, फ्रीक्वेंसीज का रेशियो पूछा है, चलिए पहले हम लोग वेवलेंथ कंसीडर कर लेते हैं। 1 अपॉन लैम्डा 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आर, और ये हो जाएगा बच्चे 1 स्क्वायर, मतलब 1 माइनस हो जाएगा बच्चे 4। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 1 अपॉन लैम्डा 1 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 3r/4। तो यहाँ से जब आप फ्रीक्वेंसी निकालोगे तो म्यू 1 कितना हो जाएगा आपका, ये देगा 3rc/4। अब निकालो बच्चे बामर सीरीज के लिए। तो बामर सीरीज के लिए बच्चे आप जानते हो कि जो आपका ट्रांजिशन होगा वो कहाँ से कहाँ होगा, ये आपको समझना है। n इक्वल्स टू 1, ये हो गया 2, ये हो गया बच्चे आपका n इक्वल्स टू 3। तो पहला ट्रांजिशन बच्चे कहाँ से होगा, क्योंकि लाइमन बामर पास्चन, तो मतलब बामर क्या होगा बच्चे यहाँ पे आएगा। तो इसका मतलब है 3 से 2 में ट्रांजिशन हो रहा है, तो यहाँ की वेवलेंथ मान लो क्या है लैम्डा 2 इक्वल्स टू आर, ये हो जाएगा 1/4 माइनस आएगा यहाँ पे 1/9।
अब इसको सॉल्व कर जाओ तो 1/λ2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ से 5r अपॉन आएगा 36। तो यहाँ पे जो न्यू2 का वैल्यू होगा उसे आप लिख सकते हो 5rc अपॉन 36। अब आपसे पूछा हुआ है यहाँ पे रेशियो, तो चलिए रेशियो निकाल लेते हैं बच्चे। तो न्यू1 अपॉन न्यू2 इक्वल्स टू क्या होगा 3rc अपॉन हो जाएगा 4 इंटू यहाँ पे आएगा 36 अपॉन ये हो जाएगा बच्चे आपका 5rc। तो rc से rc चला गया, 4 9 जा हो जाएगा बच्चे आपका 36। तो 9 3 हो जाएगा 27 अपॉन क्या आ जाएगा बच्चे आपका 5। जो इनकी रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज का रेशियो होगा वो क्या होगा बच्चे आपका 27:5। इसका बच्चे आंसर होगा, जो कि है बच्चे आपका आंसर नंबर फर्स्ट। चलिए बच्चे अगला क्वेश्चन देखिए। An atom makes a transition from a state of energy E2 to one of the lower energy E1. Which of the following gives the wavelength of the radiation emitted in terms of the Planck's constant and the speed of light? कह रहे हैं कि E2 से आपका क्या हो रहा है ट्रांजिशन, और कहाँ पे हो रहा है बच्चे, E1 में ट्रांजिशन हो रहा है। तो obvious सी बात है कि ये हो गया बच्चे आपका E2, इसकी एनर्जी E2 है और इसका एनर्जी क्या है बच्चे E1। कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या कर रहा है बच्चे, ट्रांजिशन कर रहा है लोअर स्टेट में। तो ऑब्वियस सी बात है कुछ सर्टेन एनर्जी का आपका जो फोटोन होगा यहाँ से क्या करेगा, एमिट करेगा, और इस फोटोन को जो बच्चे एनर्जी होगा वो इनके एनर्जी डिफरेंस के इक्वल होगा, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा ई इक्वल्स टू आप लिख सकते हो बच्चे, ये हो जाएगा E2 माइनस का E1। आपसे पूछा हुआ है वेवलेंथ, तो इसे क्या लिख सकते हो बच्चे, hc अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू हो जाएगा E2 माइनस E1। तो यहाँ से जब लैम्डा के लिए सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, hc अपॉन ये हो जाएगा आपका E2 माइनस का E1। इसका मतलब क्या आ जाएगा बच्चे, आपका यही आ जाएगा फाइनल आंसर, दैट इज लैम्डा इक्वल्स टू hc अपॉन E2 माइनस E1। मतलब इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा बच्चे, आपका फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। चलिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 41 देखिए। कह रहा था ग्राफ ऑफ द टोटल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इन SHM विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन इज अ स्ट्रेट लाइन विद द जीरो स्लोप। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप देखोगे यहाँ पे जो आपका ग्राफ आता है, ये हो गया बच्चे आपका काइनेटिक एनर्जी का, और आपका पोटेंशियल एनर्जी के बच्चे कुछ ऐसा ग्राफ देता है। और ये जो लाइन आती है बच्चे, ये होती है आपकी टोटल एनर्जी की, जो क्या होती है बच्चे आपकी थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहती है। ये बच्चे आपकी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जाती है। ये कुछ ऐसे जाता है, ठीक है। तो ये आता है बच्चे आपका स्ट्रेट लाइन। सो इसका मतलब क्या होगा, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, इसका जो स्लोप होगा बच्चे क्या होगा आपका 0 होगा। द ग्राफ ऑफ द टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इन SHM विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन इज अ स्ट्रेट लाइन विद 0 स्लोप। सही लिखा हुआ है बिल्कुल। अब कह रहे हैं कि द टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इन SHM रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन। क्योंकि आप जानते हो कि काइनेटिक एनर्जी बच्चे क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होता है आपका हाफ m ओमेगा स्क्वायर, ये होता है बच्चे आपका a स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर। और अगर आप पोटेंशियल एनर्जी की बात करो तो ये होता है बच्चे आपका हाफ m ओमेगा स्क्वायर, और ये होता है बच्चे आपका एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से जब टोटल एनर्जी निकालते हो आप, तो काइनेटिक एनर्जी प्लस क्या करते हो, पोटेंशियल एनर्जी। तो जाहिर सी बात है आपको ये जो एक्स स्क्वायर वाला टर्म है बच्चे, यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो जो आपका टोटल एनर्जी आता है वो कितना आता है, हाफ m ओमेगा स्क्वायर, ये आता है बच्चे आपका a स्क्वायर। तो इसका मतलब बच्चे सही है कि आपकी जो टोटल एनर्जी होती है बच्चे, वो क्या होती है आपकी कांस्टेंट होती है। तो मतलब बिल्कुल सही है, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और इसका जो ये रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है। तो इसका मतलब बच्चे क्या हो जाएगा, इसका जो ऑप्शन होगा वो फर्स्ट करेक्ट होगा। चलिए अगला देखिएगा। कह रहा है कि इन SHM काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज बिकम्स इक्वल व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज 1/√2 टाइम्स ऑफ द एम्पलीट्यूड। ये कह रहा है। कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट क्या कह रहा है कि 1/√2 टाइम्स ऑफ एम्पलीट्यूड, कुछ ऐसा कह रहा है। तो चलिए हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ पे कि हमारी काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी। तो काइनेटिक एनर्जी ऑलरेडी जानते हो आप, ये होता है आपका हाफ m ओमेगा स्क्वायर, और साथ में होता है बच्चे आपका a स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर, चूंकि x का वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में। तो जरा यहाँ पे यूज करो, ये हो जाएगा हाफ m ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे आएगा a स्क्वायर माइनस हो जाएगा आपका a स्क्वायर बाई 2। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो a स्क्वायर बाई 2 आएगा। तो जो काइनेटिक एनर्जी आएगी बच्चे वो कितनी हो जाएगी, 1/4, ये होगा आपका m ओमेगा स्क्वायर, और साथ में क्या होगा बच्चे आपका a स्क्वायर, कुछ ऐसा आएगा।
तो अगर आप पोटेंशियल एनर्जी निकालो बच्चे, पोटेंशियल एनर्जी पता है आपको हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर होता है, तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर और एक्स स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा बच्चे, ए स्क्वायर अपॉन आएगा यहाँ पे 2, तो 2 2 4 हो जाएगा, तो 1/4 ये हो जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर और साथ में क्या होगा बच्चे, ए स्क्वायर। इसका मतलब बिल्कुल सही है पहला असर्शन। तो असर्शन तो आपका करेक्ट हो गया कि काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी दोनों क्या आ रहे हैं बच्चे, सही आ रहे हैं। और फिर कह रहा है कि इन एसएचएम काइनेटिक एनर्जी इज जीरो व्हेन पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कब होगा, जब ऑब्वियस सी बात है आपका x इक्वल्स टू ए होगा, और जब आप x इक्वल्स टू ए बच्चे इस फार्मूले में रखोगे तो आपकी जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी वो क्या होगी बच्चे, जीरो हो जाएगी। इसका मतलब है इसका आपका असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, और क्या कर रहा है, बोथ एक्सप्लेनेशन भी इसका क्या है बच्चे, जो असर्शन का एक्सप्लेनेशन है बच्चे वो बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका मतलब इसका जो ऑप्शन होगा बच्चे क्या होगा, आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए बच्चे अगला क्वेश्चन देखिए 43। कह रहा है कि इन केस ऑफ ए सिंपल पेंडुलम टाइम पीरियड वर्सेस लेंथ ग्राफ इज डिपिक्टेड बाय। तो बच्चे बहुत ध्यान से समझो कि टी इक्वल टू जो फार्मूला होता है 2 पाई स्क्वायर रूट एल अपॉन जी, ये होता है आपका फार्मूला। तो आपको यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करना है टी और एल के बीच में। ऐसा एक करो, काम करो, यहाँ पे बोथ साइड कर लो स्क्वायर, तो टी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 पाई, ये हो जाएगा आपका एल अपॉन जी। तो बच्चे एट ए गिवन पॉइंट जी क्या होगा, डिस्टेंस 2 पाई आपका ऑलरेडी क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पे हमको करना है टी स्क्वायर और एल के बीच में, तो ये क्या बन रहा है बच्चे, इक्वेशन ऑफ पैराबोला को सेटिस्फाई कर रहा है। देखो अब इस ग्राफ को प्लॉट कैसे करोगे बच्चे, बहुत ध्यान से समझना है आपको। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये आपका किधर जाएगा, ये शेप किधर होगा, कैसे आपका बनेगा। तो बच्चे आपको बहुत ध्यान से समझना है कि एल बच्चे क्या है, आपको देखना है कि आपका लीनियर पोर्शन कहाँ पे है। मतलब लीनियर मतलब जिसकी पावर, वो वेरिएबल जिसकी पावर क्या हो बच्चे, 1 हो। अगर आप देखो यहाँ पे तो एल की पावर क्या है बच्चे, 1 है। तो इसका जो बच्चे फेस होगा वो किधर रहेगा, आपका एल की तरफ ही रहेगा, ये आपको समझना है। तो बच्चे देखिए ये जो पैराबोला बनेगा कुछ ऐसा बनेगा, एक्चुअली ये आपका ऐसे भी जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन आपको सिर्फ इसका मिरर इमेज दिया है, मतलब इसका क्या है बच्चे, सिर्फ ऊपर का पोर्शन ये होगा, और मतलब आपका जो ऑब्वियस सी बात है हॉरिजॉन्टल एक्सिस क्या होगी, एल होगी, और ये क्या होगा बच्चे, टी होगा। तो बच्चे ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों में, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आपको ये देखना है कि आपका लीनियर पार्ट क्या है, जिसकी पावर क्या हो बच्चे, 1 हो, जिस वेरिएबल का पावर 1 हो उसी की तरफ उसका क्या होगा बच्चे, फेस होगा। तो इसका मतलब इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चे वो क्या होगा, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि अल्फा न्यूक्लियस ऑफ एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर बम्बार्ड्स अ हैवी न्यूक्लियर टारगेट ऑफ चार्ज जेडी, देन द डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच फॉर द अल्फा पार्टिकल विल बी प्रोपोर्शनल टू। अगर आपको बच्चे पता हो कि जो आर नॉट होता है वो क्या होता है, प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी, ये होता है बच्चे। और एक्चुअल में जो इसकी वैल्यू आती है वो कुछ ऐसे आती है, आर नॉट इक्वल्स टू ये आता है बच्चे आपका जेड ई स्क्वायर अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट, और साथ में क्या रहता है बच्चे आपका काइनेटिक एनर्जी, ये आपका वैल्यू आता है। सो हाँ यहाँ पे बच्चे आपका 2 भी होता है, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, साथ में होता है काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख सकते हो बच्चे, द काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट ये होता है आपका हाफ एम वी स्क्वायर। तो अगर आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो तो यहाँ पे लिख सकते हो आर नॉट प्रोपोर्शनल टू बच्चे क्या हो जाएगा, मतलब आपका मास के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। देखो v टू पावर 4 है नहीं, जेड ई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वी स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर इनवर्सली होता तो आपका चौथा सही होता, तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा बच्चे, फर्स्ट। तो पहला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। चलिए बच्चे देखिए क्वेश्चन नंबर 45। एनर्जी ऑफ द nth इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम। बच्चे ये आपसे पूछा हुआ है, ये बच्चे सिंपल सा सीधा फार्मूला है कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या होता है बच्चे, आपका एम जेड स्क्वायर ई टू पावर 4 अपॉन होता है ये 8 एन स्क्वायर एच स्क्वायर, और होता है बच्चे क्या, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। क्योंकि बात हाइड्रोजन एटम की है, तो हाइड्रोजन एटम मतलब क्या हो गया बच्चे, जेड का वैल्यू हो गया बच्चे क्या, 1। तो जेड का वैल्यू जब 1 हो गया तो जो कि काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी बच्चे वो क्या होगी, यहाँ पे आएगी एम ई टू पावर 4 अपॉन क्या हो जाएगा 8 एन स्क्वायर एच स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। और आप जानते हो कि काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी में रिलेशन क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ माइनस ऑफ टोटल एनर्जी।
तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, बेसिकली अगर टोटल एनर्जी आपको लिखना है तो ये हो जाएगा माइनस का m e⁴ अपॉन ये होगा 8n² h² और साथ में हो जाएगा बच्चे आपका एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। इसका मतलब क्या होगा बच्चे, अगर आप ऑप्शंस को देखो तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, m e² अपॉन 8n² h² क्या होगा बच्चे आपका एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। तो सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बच्चे अगला क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है कि इन बोहर मॉडल ऑफ एन एटम 2 इलेक्ट्रॉन्स मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ द रेडियस 1⁴ द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जीज आर। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बच्चे ये। अगर बच्चे आप लोग को पता हो कि बोहर मॉडल का कॉन्सेप्ट क्या था, कि आपका ये पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस इसके क्या है बच्चे ऑर्बिट है, और ये इलेक्ट्रॉन बच्चे क्या कर रहे हैं इसके चारों ओर रिवॉल्व कर रहे हैं। क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट करेगा, जिसे आप क्या बोलते हो k टाइम्स ये होता है बच्चे आपका Q1 Q2 अपॉन ये होता है बच्चे आपका R²। चूंकि सर्कुलर मोशन कर रहा है तो आपका टूवर्ड्स द सेंटर एक फोर्स एक्ट करेगा, जिसको हम बोलते हैं बच्चे सेंट्रीपेटल फोर्स, जो कि होता है आपका mv²/r। और इन दोनों फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा बच्चे वो क्या होगा, सेम होगा। तो देखो बच्चे यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हो आप mv² अपॉन r इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा k, और ऑब्वियस सी बात है इसका इलेक्ट्रिक चार्ज E और इसका क्या हो जाएगा ZE²। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा ZE² अपॉन क्या आएगा बच्चे आपका r²। तो r से r चला गया। देखो चूंकि काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा है तो चलो इसको काइनेटिक एनर्जी में हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। ऐसा करते हैं 1/2 से इधर मल्टीप्लाई कर दो और 1/2 का इधर भी मल्टीप्लाई कर दो, k टाइम्स ऑफ ZE² बाई क्या हो जाएगा r। तो ये बन जाएगा आपका काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कैन बी रिटन प्रोपोर्शनल टू, लिख सकते हैं अगर हम लोग रेडियस की बात करें इन टर्म्स ऑफ रेडियस तो क्या हो जाएगा बच्चे, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा रेडियस के। तो अगर आप लिखो काइनेटिक एनर्जी इन फर्स्ट केस अपॉन क्या हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी इन सेकंड केस, तो इक्वल टू लिख सकते हो बच्चे आप R2 अपॉन R1। और अगर आप क्वेश्चन में देखोगे तो ये R1 अपॉन R2 आपको दे रखा है 1:4 है, तो जब इसका रेसिप्रोकल करोगे तो क्या हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा आपका 4:1, जो कि देगा बच्चे आपको सेकेंड ऑप्शन। तो इसका सेकेंड ऑप्शन बच्चे क्या होगा, करेक्ट होगा। देखो बच्चे क्वेश्चन नंबर 47 देखो, कह रहा था फ्रीक्वेंसी ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ द बामा सीरीज इन H2 इज न्यू नॉट दे रखा है बच्चे आपको यहाँ पे, और कह रहा है कि दे द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइन एमिटेड बाय द सिंगली आयनाइज्ड हीलियम एटम। बच्चे यहाँ पे सिंगली आयनाइज्ड हीलियम एटम मतलब He+ आयन की बात हो रही है, तो यहाँ पे इसके लिए बच्चे Z क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है आपका 2 होगा। तो कह रहा है कि बामर सीरीज की बात हो रही है बच्चे, तो बामर सीरीज का ऑलरेडी आपको पता है कि ट्रांजिशन कहाँ से होता है, पहला ट्रांजिशन होता है n=3 से n=2 पे, मतलब जो आपका फाइनली जहाँ इलेक्ट्रॉन आएगा वो क्या आएगा बच्चे 2 पे आएगा, और पहली ही लाइन की बात हो रही है। तो वो फ्रीक्वेंसी बच्चे दे रखा है आपको न्यू नॉट। तो चलिए हम लोग पहले वो फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। तो क्या होगा बच्चे, पहले वेवलेंथ निकालोगे, ये हो जाएगा r, तो ये हो जाएगा बच्चे 4 माइनस क्या होगा 1/9, और बच्चे इसको सॉल्व कर लो तो क्या हो जाएगा बचेगा आपका 1/λ इक्वल्स टू ये हो जाएगा r, और यहाँ पे बचेगा बच्चे 5/36, कुछ ऐसा आएगा। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ये दे रखा है बच्चे न्यू नॉट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा RC, ये हो जाएगा बच्चे 5RC/36, ये कुछ आएगी आपकी फ्रीक्वेंसी। अब बात कर रहे हैं कि क्या होगा फॉर द सिंगली आयनाइज्ड हीलियम एटम। तो देखो आप जानते हो कि आपका जो एक्चुअल फॉर्मूला होता है बच्चे लैम्डा का, ये होता है 1/λ इक्वल्स टू RZ², और ये होता है 1/n1² माइनस होता है आपका 1/n2²। तो यहाँ पे Z एटॉमिक नंबर है, चूंकि पहले केस में हाइड्रोजन दे रखा था तो हमने क्या कंसीडर किया था बच्चे 1। अब दूसरे केस में क्या है बच्चे, आपको कह रहा है कि वहां पे जेड क्या होगा, हीलियम एटम के लिए 2 होगा। तो अगर हम हीलियम एटम के लिए बच्चे कंसीडर करेंगे तो यहाँ पे जो आपकी वेवलेंथ हो जाएगी ऑब्वियस सी बात है चेंज हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा r, और मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चे 2 का स्क्वायर, और जो ये ब्रैकेट में वैल्यू आया ये बच्चे आपका सेम आएगा, क्योंकि जो ट्रांजिशन जहां से हो रहा है वो एज इट इज रहेगा। तो इसको आप बच्चे क्या लिख सकते हो, 1/λ' इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5R/36 इंटू क्या हो जाएगा बच्चे 4, इसको ऐसे लिखा रहने दो। तो न्यू इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो बच्चे, ये हो जाएगा आपका 5RC/36 इंटू आ जाएगा बच्चे 4। और अगर आपको याद हो तो 5RC का ऑलरेडी आपने वैल्यू लिखा हुआ है ऊपर, जो कि क्या है बच्चे आपका न्यू नॉट। तो यहाँ से आप लिख सकते हो बच्चे न्यू डैश इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ न्यू नॉट, कुछ ऐसा आपका आंसर आएगा।
तो अगर आप ऑप्शंस को देखोगे तो आई थिंक ऑप्शन आपका सेकंड क्या होगा, करेक्ट होगा। चलिए बच्चे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 48। कह रहा है कि इट इज फाउंड एक्सपेरिमेंटली दैट 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट अ हाइड्रोजन एटम इनटू a proton and an electron. Compute the orbital radius of the electron in the hydrogen atom. देखिए कह रहा है कि compute the orbital radius electron in the hydrogen atom. तो चूंकि यहाँ पे किसी पर्टिकुलर स्टेट की बात नहीं की गई है तो हम लोग बात करेंगे बच्चे ग्राउंड स्टेट की। सो ग्राउंड स्टेट में बच्चे आपको पता है ऑलरेडी कि जो आपका आर नॉट का वैल्यू होता है वो क्या होता है, 0.53 एंगस्ट्रॉम के इक्वल होता है। ये होता है बच्चे आपका वैल्यू फॉर हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट। सो चलिए इसको जरा मीटर में लिख लीजिए। तो आर नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.53 इंटू क्या हो जाएगा, 10 टू पावर माइनस का 10 मीटर। तो इसको जरा डेसिमल बच्चे इधर ले आइए, तो क्या करोगे, तो ये हो जाएगा 5.3 इंटू एक बच्चे ये इंक्रीज हो जाएगा 10 टू पावर माइनस का 11 मीटर। तो इसका मतलब बच्चे अगर आप ऑप्शन देखोगे तो ना ही पहला मैच कर रहा है ना ही दूसरा, पावर के हिसाब से देखिए, और पहले न्यूमेरिक वैल्यू तो सेम है। तो क्यों ना बच्चे हम क्या करें, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें। तो जब इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5.3 इंटू यहाँ पे बचेगा आपका 10 टू पावर माइनस का 9 मीटर सेंटीमीटर, कुछ ऐसा आएगा आपका आंसर, क्योंकि आप जानते हो कि 1 मीटर में कितने होते हैं बच्चे, 10 टू पावर 2 सेंटीमीटर होंगे। ठीक है, तो इस बेसिस पे जो आपका आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, फोर्थ आंसर आपका करेक्ट होगा। देखिए बच्चे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एन हाइड्रोजन एटम इनिशियली इन द ग्राउंड लेवल एब्जॉर्ब्स अ फोटोन व्हिच एक्साइट टू द n इक्वल्स टू 4 लेवल, इट्स वेवलेंथ विल बी। पहले बच्चे कहाँ था आपका, n इक्वल्स टू 1 पे था, और अभी कहाँ पहुंच गया, n इक्वल्स टू 4 पे पहुंच गया। तो ऑब्वियस सी बात है जब ये जाएगा तो कुछ ना कुछ क्या करेगा, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ का रेडिएशन क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। अभी यहाँ पे क्या है, एब्जॉर्प्शन है, बहुत ध्यान से समझिएगा। तो पूछा है आपसे कि आपका जो वेवलेंथ होगा बच्चे वो क्या होगा। तो देखो आपका फार्मूला सेम रहेगा, क्योंकि हाइड्रोजन एटम की बात की जा रही है तो जेड भी क्या होगा बच्चे, सेम होगा। ये हो जाएगा आर, और यहाँ पे बच्चे हम क्या कर सकते हैं, देखिए ये हो जाएगा 1/n1, मतलब क्या हो जाएगा 1, तो मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, माइनस क्या हो जाएगा बच्चे 1/16। तो 1/λ इक्वल्स टू आप क्या लिख सकते हो आर, और यहाँ क्या बचेगा आपका 15/16। चूंकि जो फाइनल लेवल है बच्चे ये कहाँ पे जा रहा है आपका, n इक्वल्स टू 4 पे जा रहा है। तो इजीली बच्चे क्या कर सकते हो, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। देखिए ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस होगा, यहाँ पे आप r का वैल्यू रखो फिर आप एनर्जी निकालो। तो जरा देखो कि कहाँ से कहाँ पे ट्रांजिशन हुआ, पहले वो समझो। n इक्वल्स टू 1 से n इक्वल्स टू 4 पे ट्रांजिशन हुआ है। अच्छा इसका एनर्जी क्या होगा, मैंने बोला था ये एनर्जी बच्चे आपको याद रख लेनी है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर क्या होता है माइनस का 3.1 3.4, फिर होता है आपका 1.51, फिर होता है बच्चे आपका 0.85। जो फोर्थ का एनर्जी लेवल होगा वो क्या होगा, 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आप बच्चे यहाँ पे इसका डिफरेंस निकालोगे, यहाँ पे अगर आप डिफरेंस निकालने जाओगे तो ये जो एनर्जी डिफरेंस आएगा वो कितना होगा बच्चे आपका 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का आएगा बच्चे आपका एनर्जी डिफरेंस, ये होगा। अब आप जानते हो कि एनर्जी डिफरेंस इतना है, तो इसी को आप बच्चे क्या लिख सकते हो, hc/λ लिख सकते हो, इक्वल्स टू क्या होता है 12.75। और hc का वैल्यू आप जानते हो जो कि लैम्डा एंगस्ट्रॉम में आएगा, ऑब्वियस सी बात है, हालांकि आंसर मीटर में आ रहा है उसको बाद में कन्वर्ट कर लेंगे। ये होता है आपका बच्चे 12400 अपॉन हो जाएगा लैम्डा इक्वल्स टू यहाँ आएगा 12.75। तो आप जरा इसको सॉल्व कर लो बच्चे। तो देखो यहाँ पे लैम्डा का वैल्यू क्या हो जाएगा, लैम्डा विल बिकम, ये हो जाएगा 12400 अपॉन हो जाएगा यहाँ पे 12.75, ये हटा दो बच्चे, तो 10 टू पावर 2 हो जाएगा। और बच्चे जब इसको आप सॉल्व करोगे तो जो आपका वैल्यू आएगा बच्चे वो कितना होगा 9.7, ये देगा बच्चे आपको 9.7। और ऑब्वियस सी बात है ये क्या आएगा आपका एंगस्ट्रॉम में आएगा, तो इसको आप कन्वर्ट कर लेना बच्चे मीटर में, तो ये देगा आपको 9.7 इंटू 10 टू पावर माइनस का 8 मीटर। ये कुछ आपका फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, देखिए आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो बच्चे, 5 से डिविजिबल है, तो जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो देखो क्या होगा, ये हो जाएगा 5 2 ज़ा 10, यहाँ पे कितना बचेगा 27, 5 5 ज़ा 25, फिर होगा बचेगा 25। अब जब कट करोगे तो 5 2 ज़ा 10, 24, 5 4 ज़ा 20, 4 80, ये पे कितना हो जाएगा 80। फिर से 5 से कट कन्वर्ट कर लो तो ये बचेगा आपका 51, और यहाँ पे क्या आएगा बच्चे 5 4 ज़ा 20, ये हो जाएगा 48, 9 टाइम्स जाएगा।
और ये हो जाएगा बच्चे 3 और 5 6 हो जाएगा बच्चे 30। सो बेसिकली ये वैल्यू आएगी 496। देखिए मैं पूरा सॉल्व भी कर दे रहा हूँ यहाँ पे। 496 अपॉन आएगा 51 इंटू आएगा बच्चे आपका 10 टू पावर 2। अब जब इसको सॉल्व करोगे बच्चे, ये जो वैल्यू आएगी ये आएगा आपका 9.7 एंगस्ट्रॉम। तो इसको लिख लेना 10 टू पावर -10 इंटू 10 टू पावर +2 आपका ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो ये क्या बना देगा आपका 10 टू पावर -8 बना दिएगा, जो कि आपका ये लिखा हुआ है। ठीक है, सो अल्टीमेटली जो आपका आंसर आ जाएगा वो कितना होगा बच्चे 9.7 इंटू 10 टू पावर -8। चलिए बढ़ते हम लोग लास्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा था लाइमन सीरीज ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लाइज इन द रीजन। तो बच्चे लाइमन के लिए आपको याद होगा, लाइमन होता है आपका यूवी रीजन में, ये आपको याद रखना है। ये होता है बच्चे आपका यूवी रीजन में। और अगर हम बात करें बच्चे अदर की, तो बामर होता है बच्चे आपका विजिबल। अगर बामर की बात करें बच्चे, ये होता है आपका विजिबल। और जो बाकी बच्चे आपके क्या हैं, पाशन, वो इंफ्रारेड में आता है बच्चे, और ब्रैकेट आपका इंफ्रारेड में आता है। और ऐसे ही बच्चे क्या होता है आपका 3 इंफ्रारेड में आते हैं। और इसके बाद एक और सीरीज होती है बच्चे आपकी हम्फ्री सीरीज, वो आता है बच्चे आपका फार इंफ्रारेड में। ठीक है, तो जो लाइमन सीरीज की एक्चुअली बात हो रही, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्ट्रा वायलेट रीजन आपका करेक्ट हो जाएगा, कि आपका जो रीजन होगा वो क्या होगा, अल्ट्रा वायलेट रीजन। मतलब इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चे क्या होगा, थर्ड। तो बच्चे ये था अपने 25 क्वेश्चन का डिस्कशन। सो चलिए बच्चों, सो थैंक यू सो मच, और पढ़ते रहिए आप अच्छे से।